चलो बच्चों क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो बेटा, पिछले लेक्चर में हमने टीआईआर पढ़ा था, ठीक है। मैंने टीआईआर क्या होता है, उसकी क्या एप्लीकेशन, ऑप्टिकल फाइबर, मिराज, ये सब मैंने आपको वहाँ पे समझाया था, ठीक है बेटा। आज मैं उसी को ही आगे प्रोसीड कर रही हूँ। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे प्रिज्म, ठीक है। तो उसकी बेस्ड कुछ एप्लीकेशन है, उसी की कुछ क्वेश्चन पूछे जाए, ऐसे कह सकते हो आप, न्यूमेरिकल्स हैं उसके, वो पेपर में आपके ऐसे पूछे जाते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, ये आपके पास एक प्रिज्म दे दी। प्रिज्म मैं आपको पढ़ाऊंगी वैसे, ठीक है। ये आपके पास एक प्रिज्म दे दी इस तरीके से, ए बी सी। इसमें वो कह रहे हैं लाइट रे ऐसे नॉर्मली आ रही है, तो कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे, कंप्लीट द पाथ ऑफ लाइट रे, लाइट रे। इसका पाथ कंप्लीट करिए बच्चों, करो। बताइए एक बार कैसे करेंगे बच्चों इसका पाथ कंप्लीट। तो इसका पाथ क्या करना है बच्चों, कंप्लीट करना है। देखो हमने टीआईआर पढ़ा था बच्चों कल। टीआईआर का था, अगर लाइट रे अगर आर बराबर 90 डिग्री है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हो रहा था, क्रिटिकल एंगल। अगर आई ग्रेटर देन आर है, अगर आई ग्रेटर देन सी है, तो क्या हो जाएगी, रे कंप्लीटली उसी मीडियम में क्या हो रही थी, रिफ्लेक्ट बैक हो रही थी। बच्चों ये प्रिज्म होते हैं, आप जिसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दिख रही सबको, ये प्रिज्म है बच्चों, ठीक है। इसके दो एज ऐसे जुड़े हुए हैं, एक सरफेस, दैट इज योर प्रिज्म, ठीक है। तो आपके पास एक प्रिज्म है, हम इसको ऐसे दिखा रहे हैं इसके अंदर, ठीक है बच्चों। तो आपके पास बताइए, आप ये बताइए इसके अंदर कि इसका पाथ कैसे बनाएंगे आप, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे। इस रे ऑफ लाइट का पाथ कंप्लीट करना है, कैसे करेंगे बच्चों बताइए एक बार जल्दी से। तो क्या पढ़ा था, टीआईआर। टीआईआर के बेसिस पर ही करें, सोच लिया सबने। देखो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस कैसा है बच्चों, 90 डिग्री। तो ये आपको समझा रखा है, कोई लाइट रे नॉर्मली आएगी तो नॉर्मली ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। नॉर्मली आएगी तो नॉर्मली ही रिफ्लेक्ट बैक होती है, तो ये नॉर्मली ही आगे जाएगी, नॉर्मली सीधी पास होगी बच्चों ये, ठीक है। अब आगे गए यहाँ से, तो बच्चों देखो ये एंगल ऑफ प्रिज्म उसने दे रखा है आपको, कितना दे रखा है, 45 डिग्री। ये एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है बच्चों, 45 डिग्री, ठीक है। और ये एंगल ऑफ प्रिज्म है बच्चों 90 डिग्री। देखो ये तो 90 था ही, इस सरफेस के साथ नॉर्मल कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री के। सरफेस के साथ नॉर्मल कितने डिग्री का एंगल बनाएगा बच्चों, 90 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। तो दिस इज एंगल 90 डिग्री। तो देखो ये 45 है, 90 थे, कितना बचा बच्चों, 45 डिग्री। अब इस रे इस सरफेस पे आई, प्रिज्म के दूसरे सरफेस पे आई बच्चों, यहाँ पे एक नॉर्मल बनाते हैं। तो ये इस सरफेस का नॉर्मल हम ऐसे बनाएंगे, क्योंकि ये इंक्लाइंड है ना, तो इस सरफेस का नॉर्मल। तो देखो बच्चों नॉर्मल के साथ, ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ सरफेस कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बनाता है, 90 डिग्री। ये नॉर्मल है तो इसके साथ ये सरफेस कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का पूरा, ठीक है। तो देखो इसके साथ जो ये एंगल बना बच्चों, ये एंगल कितना बना हुआ है आपके पास, ये है ना रेड पेन, ये एंगल कितना बना हुआ बच्चों, 90 डिग्री का। तो ये पूरा एंगल 90 डिग्री होगा। देखो ये पूरा कितना होगा, 90 डिग्री। तो हमारे पास बच्चों ये जो एंगल, इसको ध्यान से समझ लो, फिर मैं फटाफट करवा दूंगी। तो ये एंगल कितना बचा, 45 डिग्री। ये एंगल कितना बचेगा बच्चों, 45 डिग्री। और ये ग्लास है, किसकी बनी हुई होती है, ग्लास। जनरली हर एक ग्लास का क्रिटिकल एंगल 42 नहीं होता, लेकिन हमारे पास जो गिवन है ग्लास मटेरियल, जो प्रिज्म गिवन है, उसका क्रिटिकल एंगल है बच्चों 42 डिग्री। उसका एंगल कितना, 42 डिग्री। तो देखो इंसिडेंट रे क्रिटिकल एंगल 42 है और इंसिडेंट एंगल कितना, 45। क्रिटिकल एंगल कितना है आपका, 45, और इंसिडेंट एंगल कितना बना आपका, क्रिटिकल एंगल 42 और इंसिडेंट एंगल कितना, 45। तो क्या हो जाएगा, टीआईआर। क्या हो जाएगा बच्चों यहाँ पे, टीआईआर। टीआईआर होगा तो बच्चों ये रे ऐसे आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगा इसका बच्चों, पाथ कंप्लीट हो जाएगा। नॉर्मल के साथ वही एंगल, तो ये एंगल 45 बच्चों, ये एंगल भी 45। नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का एंगल बनेगा ना, इस नॉर्मल के साथ, तो ये एंगल 45, तो ये भी एंगल 45।
तो ये आपके पास कितना बचा 45 यहाँ पे, ये एंगल 90 डिग्री, ये आपके पास फिर 45, ये यहाँ पे आपके पास कितना बच जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, तो ये इस तरह से क्या हो जाएगा, इसका पाथ है कंप्लीट हो जाएगा। समझ आया बच्चों? तो इस तरीके से हमें एक ऐसे फिगर दे देगा और कहेगा कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट। बताइए समझ आया कुछ? सिंपली बस ये ध्यान रखना है कि जब रे इंसिडेंट होगी तो नॉर्मली आएगी तो सीधी आएगी। यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना है 45 डिग्री। बस याद रखना सरफेस नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री। नॉर्मल सरफेस के साथ एंगल कितना बनाएगा 90 डिग्री। तो हमें पता है ये 45 है, 90 दिया 45 था ही पहले ही, तो ये कितना बचा 45। एंगल ऑफ इंसिडेंस यहाँ पे ग्रेटर देन है क्रिटिकल एंगल से, तो क्या होगा बच्चों TIR। क्या होगा बच्चों वहां पे आपका TIR। क्लियर बच्चों इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है बच्चों आपसे, ये आपके पास एक ट्रायंगल है, प्रिज्म है, ये प्रिज्म के बारे में मैं डिस्कस करूंगी, पर मैं फिलहाल ये समझो बस एक प्रिज्म है। ये प्रिज्म ग्लास मटेरियल मैंने आपको दिखाया, ये रहा, दैट इज योर प्रिज्म। ठीक है, इसके दो सरफेस होते हैं रिफ्लेक्टिव, एक ये सरफेस एक ये सरफेस, ट्रायंगुलर शेप में है ना, दिख रही है ना, इसके दो सरफेस होते हैं, हम दिखा उसको ऐसे रहे। ठीक है बच्चों, अब आपके पास ये प्रिज्म है और इसका ये एंगल है बच्चों 90 डिग्री, ये एंगल है बच्चों 30 डिग्री और ये एंगल है बच्चों 60 डिग्री। ये एंगल कितना आपका 60 डिग्री। ये रे बच्चों नॉर्मली आई ऐसे, कैसे आई नॉर्मली। आपसे कहेगा कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट। तो देखो बच्चों ये नॉर्मली आई तो नॉर्मली आगे सीधी जाएगी, यहां तक तो सीधी गई। ये सरफेस आया तो यहाँ पे नॉर्मल ड्रॉ करो, नॉर्मल ड्रॉ कर लिया बच्चों। तो ये एंगल 90 बच्चों, ये 30, तो एंगल ये एंगल कितना बचा बच्चों 60 डिग्री। अब देखो नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो ये पूरा एंगल 90 है, तो ये कितना, ये 60 डिग्री, कितना बचा बच्चों 30 डिग्री, कितना बचा बच्चों 60 डिग्री। तो वही क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री है। क्रिटिकल एंगल कितना बच्चों 42 डिग्री। ठीक है, तो देखो अब यहाँ पे इंसिडेंट एंगल लेस देन ए क्रिटिकल एंगल से, तो आपके पास दो तीन सिचुएशन थी। अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से कम होगा तो रिफ्रैक्शन होगा, तो क्या होगा रिफ्रैक्शन, यही समझाया था। अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल के बराबर है तो ग्रेजिंग इमर्जेंस होगा, ग्रेजिंग इमर्जेंस। ठीक है, अगर क्रिटिकल एंगल इंसिडेंट एंगल से ग्रेटर देन होगा तो TIR होगा। ये तीनों सिचुएशन यहां दिखा रही हूं फिर से एक बार। ये सरफेस है बच्चों, अगर इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से कम है तो रिफ्रैक्शन हुआ। यहाँ पे I लेस देन C है, यहाँ पे I बराबर C हो गया और यहाँ पे I ग्रेटर देन C हो गया। दिख रहा है सबको? तो बस यही तीनों सिचुएशन यहाँ चेक करनी है बच्चों। तो देखो क्रिटिकल एंगल कितना 42, इंसिडेंट एंगल कितना बच्चों 30, I लेस देन C से, I लेस देन C होगा तो रिफ्रैक्शन होगा। रे ऑफ लाइट किधर जा रही, ग्लास से एयर, इधर बच्चों एयर है, इधर भी क्या है एयर है। ठीक है, तो क्या आ जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये क्या आ जाएगा एंगल ऑफ इमर्जेंस या एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, जो भी आपका हो उसको। ठीक है, अब आपके पास इस क्वेश्चन में छोटी सी एक्स्ट्रा एक चीज और दे रखी है। उसने क्या दे रखा है यहाँ पे क्वेश्चन में आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा μ = 3/2, क्रिटिकल एंगल दे रखा 42 डिग्री और एक पॉइंट और दे रखा, उसे दे रखा साइन इनवर्स 3/4 कितना 49 डिग्री। साइन इनवर्स 3/4 कितना दे रखा 49 डिग्री। यहाँ उसने एक छोटी सी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे रखी है। हालांकि पाथ तो कंप्लीट हो गया, मतलब वो यहाँ पे ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछना चाह रहा है, इमरजेंस कह दो, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कह दो इस सरफेस का। तो इस सरफेस का ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन वो आपसे निकलवाना चाह रहा है। तो इस सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कैसे निकालेंगे बच्चों, आप यहाँ से इस सरफेस पे क्या लगा दो, स्नेल्स लॉ लगा दो। स्नेल्स लॉ क्या बताया था बच्चों मैंने, वही मीडियम और वही उसका सरफेस, या गिलास से किधर जा रहा है मैं लिख के दिखा देती हूँ, गिलास से किधर जा रहा है एयर में। ठीक है, एंगल ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस 30, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, इसको क्या लिख सकते हो बच्चों, यहाँ से गिलास टू एयर को खोलोगे तो μA/μg, तो क्या आया μA sin r μg sin 30।
ठीक है बच्चों, मैंने क्या बताया था, मीडियम और उसी का साइन ऑफ एंगल, म्यू ए साइन ऑफ एंगल आर, म्यू ए साइन ऑफ एंगल आर, मीडियम उसी का साइन ऑफ एंगल, म्यू जी साइन ऑफ एंगल 30। ठीक है, ऐसे समझाया था आपको। तो म्यू ए क्या है बच्चों 1 है, एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों 1, साइन आर, म्यू जी कितना दे रखा है 3/2, ठीक है, और ये कितना होता है बच्चों 1/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो ये कितना आया बच्चों 3/4, कितना आ गया बच्चों 3/4 आ गया आपके पास। ठीक है, तो साइन आर यहां से कितना आया, ये हटा दो, ये तो सब समझ आ गया होगा ना, अभी बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बच्चों कितना आ गया, साइन आर इज इक्वल टू साइन इनवर्स 3/4, साइन इनवर्स 3/4 दे रखा उसने 49 डिग्री क्वेश्चन में, तो मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना आया बच्चों 49 डिग्री, कितना आ गया 49 डिग्री। तो ये एंगल, ये नॉर्मल तो सरफेस के साथ 90 डिग्री बनाएगा, तो ये वाला एंगल कितना बन गया 41 डिग्री। आर ही पूछा था उसने बेसिकली, वो ये पूछना चाह रहा था कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना होगा 49 डिग्री, और ये सरफेस के साथ रिफ्रैक्टेड रे कितने डिग्री का एंगल बना देगी 49, क्योंकि ये नॉर्मल सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाता है 90 डिग्री का, 90 डिग्री का, तो 49 प्लस 41 कितना बना 90 डिग्री। ठीक है, समझ आया बच्चों, नोट करिए जल्दी से, कोई डाउट है तो बताइए। हो गया बच्चों, क्लियर। नेक्स्ट देखो बच्चों, आगे एक और क्वेश्चन देखो इसी तरीके का। मान लिया आपके पास एक क्वेश्चन ये दे रखा है बच्चों उसने कि ये आपके पास एक ये आया हुआ क्वेश्चन है बच्चों, कंपटीशन में, कंपटीशन एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, देखिए ये कह रहा है कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट। ठीक है, तो उसमें ऑप्शन दे रखे थे कि कौन सा हो जाएगा आपके पास, तो आपसे कह रहा है ये एंगल ऑफ, ये यहां से एक रे गई, ये एंगल है बच्चों 42 डिग्री का, ये एंगल है बच्चों कितना 42 डिग्री का। ठीक है, क्वेश्चन में दे रखा है कि आपके पास क्रिटिकल एंगल है 42 डिग्री का, क्रिटिकल एंगल कितना दे रखा है उसने 42 डिग्री का दे रखा है। कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट कैसे करेंगे बच्चों, देखो अब बताओ क्या इसका इंसिडेंट एंगल 42 है, जिस क्रिटिकल एंगल 42 है तो ये लाइट अमर्ज हो जाएगी सरफेस के साथ, क्योंकि आई बराबर सी हो गया। पहला ऑप्शन तो यही दे रखा है, क्या ये ऑप्शन सही है बताइए, यस या नो, जल्दी बोलो, क्या ये ऑप्शन सही है। अभी इंसिडेंट एंगल 42, क्रिटिकल एंगल भी 42, तो ये अपनी लाइट है इस सरफेस से ग्रेजिस हो जाएगी, ग्रेजिंग इमर्जेंस हो जाएगा, नहीं ये रॉन्ग है, बिल्कुल रॉन्ग है। सुनो आप ध्यान से सुनो, तुमने ध्यान नहीं देते, यही तो सबसे बड़ी बेवकूफी है तुम्हारी, ध्यान नहीं देते। मैंने क्या बताया, इधर ध्यान दो, ये सरफेस, ये नॉर्मल, ये इंसिडेंट, तो इंसिडेंट एंगल किसके बीच में होता है, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो बच्चों ये नॉर्मल है और ये इंसिडेंट रे है, तो ये होगा ना इंसिडेंट एंगल, और सरफेस के साथ ये नॉर्मल, तो सरफेस नॉर्मल के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का, कितने डिग्री एंगल बनाएगा 90, ये 42 है तो ये कितना बचेगा 48 डिग्री का, कितना बचेगा 90 माइनस 42, ये कितना बचेगा बच्चों 48 डिग्री का। समझ आ गया, हाँ 48 डिग्री का, क्लियर, समझ आया क्या मिस्टेक कर रहे थे। अब देखो क्रिटिकल एंगल है 42, इंसिडेंट एंगल है 48, आई बराबर है 48 और सी बराबर है 42, तो आई ग्रेटर देन है सी, तो क्या होगा इस सरफेस पे टी आई आर, क्या होगा इस सरफेस पे बच्चों टी आई आर, तो ये रे बच्चों ऐसे आएगी कहीं, इस सरफेस पे टी आई आर हो गया, ये एंगल 48 है बच्चों, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा 48 डिग्री का एंगल हो जाएगा। ठीक है, अब यहां से ये नॉर्मल बच्चों इस सरफेस का, तो देखो अल्टरनेटिव, ये एंगल 48 है बच्चों, तो ये एंगल भी कितना होगा 48, तो ये एंगल कितना होगा बच्चों 42,
अब इंसिडेंट एंगल किसके बीच में देखते हैं, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में। तो बच्चों ये नॉर्मल और ये इस सरफेस की इंसिडेंट रे है, ये इस सरफेस की क्या है बच्चों, इंसिडेंट रे। तो आई बराबर हो गया इस केस में सी के, आई बराबर सी होगा तो बच्चों क्या होता है, ग्रेजिंग इमरजेंस। ग्रेजिंग इमरजेंस, ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब लाइट रे बच्चों सरफेस के साथ क्या हो जाएगी, रिफ्रैक्ट हो जाएगी। इसे ही तो ग्रेजिंग इमरजेंस कहते हो, इसे तो बताया था, यही तो था ग्रेजिंग इमरजेंस। जब R 90 डिग्री हो जाता है तो लाइट रे ऐसे चली जाती है और I बराबर C हो जाता है TIR में। I बराबर C, R बराबर 90 डिग्री, R बराबर 90 डिग्री। तो यही तो ग्रेजिंग इमरजेंस था। तो क्या होगा बच्चों इस केस में, ये ग्रेजिंग इमरजेंस। तो आप इस तरीके से पाथ ऑफ रे ऑफ लाइट के पाथ को क्या करोगे बच्चों, कंप्लीट करोगे। नोट करिए बच्चों, फिर नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं आगे। कर लिया नोट बच्चों, हो गया बेटा नोट। आगे देखो, नेक्स्ट आगे देखिए, नेक्स्ट देखिए बच्चों, नेक्स्ट आपके पास ऐसा ही कुछ क्वेश्चन है आपके पास। ये आपके पास एक प्रिज्म दे रखी है, ये सब प्रिज्म ही है आपके पास यहाँ पे, ठीक है, ये प्रिज्म है आपके पास। ये एंगल 60 डिग्री बच्चों, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री, ठीक है। ये लाइट रे आपकी बार यहां से ऐसे आ रही है, इस सरफेस पे ऐसे इंसिडेंट हो रही है। वही कर रहे हैं, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, ठीक है बच्चों। तो करें कंप्लीट पाथ, ट्राई करोगे, ट्राई कर लो एक बार, कर लो ट्राई, क्या होता है आपके पास। अब 1 मिनट का टाइम है, सारे बच्चे ट्राई कर लो, कर लो ट्राई। देखो मैं करती हूँ, ट्राई हो गया तो देखिए। देखो बच्चों, ये रे नॉर्मली आ रही है इस सरफेस के, तो ये आगे ऐसे आएगी, नॉर्मली आ रही तो सीधे आएगी, यहां तक तो बात सही है, ठीक है बच्चों। अब ये एंगल है 60 डिग्री आपके पास, और ये नॉर्मली आ रही है, तो ये एंगल कितना है बच्चों, 90 डिग्री। ये एंगल कितना आपके पास, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल कितना बचा बच्चों, 30 डिग्री। ये एंगल कितना बचा हुआ है, 30 डिग्री। इसमें एक इंफॉर्मेशन दे रखी है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास 3/2, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1, ये इंफॉर्मेशन गिवन है आपको, ठीक है। क्रिटिकल एंगल 42, क्रिटिकल एंगल कितना आपका 42 डिग्री। आर निकालवा रहा आपसे, शायद ये निकलवा रहा है या नहीं पता नहीं, देख लेना। हाँ आर निकलवा रहा है आपसे, फाइंड आर, ठीक है। तो देखिए कैसे निकालेंगे बच्चों, यहां से ये देखो, आई यहाँ पे आया, इंसिडेंट एंगल कितना 30, क्रिटिकल एंगल कितना बच्चों 42, क्रिटिकल एंगल कितना आपका 42 है आपके पास। तो बताइए इंसिडेंट एंगल, इंसिडेंट एंगल 30 थोड़ी ना लिखोगे, ध्यान से देखो, ध्यान से, ध्यान से, ये मिस्टेक मत करना। ये नॉर्मल, नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल कितना बनेगा बच्चों, 60 डिग्री। तो अब इंसिडेंट एंगल कितना है, 60 डिग्री। इंसिडेंट एंगल कितना बच्चों, 60 डिग्री। क्रिटिकल एंगल कितना, 42। तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे TIR, क्या होगा TIR, एंगल ऑफ इंसिडेंट मस्ट बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। तो क्या होगा बच्चों इस सरफेस पे TIR √3 देखो बच्चों इंसिडेंट एंगल कितना बना, 60 डिग्री। इंसिडेंट एंगल किसके बीच में होता है, इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में, इंसिडेंट रे और नॉर्मल। तो देखो ये तो सरफेस के साथ बना, हमें नॉर्मल और इंसिडेंट के साथ देखना है। तो बच्चों यहाँ पे क्या होगा, TIR, क्या होगा बच्चों यहाँ पे TIR होगा। तो बच्चों ये रे कुछ ऐसे आएगी, इधर रिफ्लेक्ट होगी उसी मीडियम के अंदर, ये रे उसी मीडियम में क्या हो जाएगी बच्चों, रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये उसी मीडियम में जब रिफ्लेक्ट होगी बच्चों, तो देखो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना होगा बच्चों, 60 होगा। TIR हो रहा है, रिफ्लेक्शन हो रहा है, क्या हो रहा है यहाँ पे, रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो ये एंगल 90 डिग्री, तो ये एंगल सरफेस देखो, नॉर्मल सरफेस के साथ कितने डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का। तो ये 60, तो ये कितना बचा बच्चों, 30, तो ये 90, ये 30, तो ये कितना बचा बच्चों, 60 डिग्री। तो ये 60, नॉर्मल फिर सरफेस के साथ 90 डिग्री का बनेगा,
नॉर्मल सरफेस, देखो ये नॉर्मल है, देखो ये सरफेस है नॉर्मल, ये इसके साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का। तो ये 60 तो बन चुका ऑलरेडी ये 60 तो बन चुका, कितना बचा बच्चों ये 30। वैसे समझ आ रहा था ये 30, तो ये भी कितना होगा बच्चों 30 हो जाएगा। अल्टरनेटिव ये कितना हो जाएगा 30 डिग्री। अब इंसिडेंट एंगल देखो, इंसिडेंट एंगल मतलब इस सरफेस के लिए इंसिडेंट रे ये और नॉर्मल रे, तो इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है बच्चों 30 डिग्री का। इंसिडेंट रे और नॉर्मल के बीच में एंगल कितना है बच्चों 30 डिग्री का, और ये क्या है क्रिटिकल एंगल 42। तो इस सिचुएशन में यहाँ क्या हो रहा है बच्चों I लेस देन AC से, तो क्या होगा रिफ्रैक्शन, क्या होगा बच्चों रिफ्रैक्शन। रे किधर आएगी ग्लास टू एयर, ये प्रिज्म है ना तो ये ग्लास है, ठीक है, ये एयर है बाहर, इधर भी एयर है बच्चों, तो ये क्या हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, तो ये क्या आ जाएगा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछता है तो निकाल भी देंगे बच्चों, कैसे निकालोगे, निकालने के लिए वही स्नेल्स लॉ लगा दो इस सरफेस पे। स्नेल्स लॉ का तरीका वही मीडियम म्यू जी इंटू और उसी का एंगल साइन 30 बराबर मीडियम वाई म्यू ए इंटू साइन आर। म्यू ए की वैल्यू 1, म्यू जी कितना है बच्चों 3/2, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन आर कितना है बच्चों 3/4, तो आर कितना आ जाएगा साइन इनवर्स 3/4। साइन इनवर्स 3/4 की वैल्यू किसी क्वेश्चन में दे रखी थी 49, बाकी ना दे रखी हो तो आपका आंसर कितना आ गया आर की वैल्यू साइन इनवर्स 3/4। ठीक है, आपको याद हो तो आप लिख सकते हो 49, ना याद हो तो दैट इज योर आंसर साइन इनवर्स 3/4। बताइए बच्चों समझ आया ये क्वेश्चन या नहीं आया? पता है पाथ कैसे कंप्लीट करोगे, बात क्लियर हुई बच्चों? क्लियर होगी बच्चों ये बात? रिपीट कर दो। देखो एक बार, ये रे बच्चों ऐसे इंसिडेंट हुई तो ये एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि नॉर्मल जो है कोई भी नॉर्मल सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये एंगल 90 है 60 है, कितना बचा बच्चों 30 डिग्री का। ठीक है, तो देखो ये नॉर्मल है, तो इंसिडेंट एंगल किसके बीच में होता है नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में, ये नॉर्मल और ये इंसिडेंट रे के बीच में इंसिडेंट एंगल होता है। तो इंसिडेंट एंगल अब कितना बना, ये पूरा सरफेस कितना बनाएगा 90 डिग्री, ये नॉर्मल है, ये इस पूरे सरफेस के साथ कितना बनाएगा 90, तो 30 तो पहले ही बन चुका, इस ट्रायंगल के रूल के अकॉर्डिंग ये 90 है 60, तो 30 तो पहले ही आ गया, तो ये कितना बचा 60 डिग्री। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना 60 डिग्री, क्रिटिकल एंगल कितना 42, तो आई ग्रेटर देन हो गया सी से, आई ग्रेटर देन सी होगा तो इस सरफेस पे टीआईआर होगा, टीआईआर मतलब टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, रे उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी, तो ये रे ऑफ लाइट उसी मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक होगी। अब एंगल निकालने का तरीका, ये एंगल 60 है तो ये तो 60 हो गई लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन के अकॉर्डिंग, आई बराबर आर। ठीक है, तो ये 60, ये पूरा नॉर्मल सरफेस के साथ 90 डिग्री, तो ये 60, तो ये कितना बचा बच्चों 30, अल्टरनेटिंग ये 30 तो ये भी 30, तो ये कितना बचा 60 डिग्री का। अब इंसिडेंट एंगल कितना 30 डिग्री, अब इंसिडेंट एंगल कितना 30, क्रिटिकल एंगल कितना 42, ग्लास का क्रिटिकल एंगल कितना बच्चों 42, तो आपके पास क्या आएगा आई लेस देन सी, आई लेस देन सी है तो बच्चों क्या होगा रिफ्रैक्शन, क्या होगा बच्चों वहां पे रिफ्रैक्शन। तो यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओगे, स्नेल्स लॉ का तरीका वही है, मैंने शॉर्ट में बताया था कि वही मीडियम उसी का एंगल, सेम मीडियम सेम एंगल, तो इस मीडियम में म्यू जी एंगल साइन 30, ये एंगल इस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर इंटू साइन आर, या फिर ऐसे लगा दो रे ऑफ लाइट किधर आ रही ग्लास टू एयर, तो म्यू जी बाई म्यू ए बराबर साइन आई बाई साइन आर, इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, तो म्यू जी साइन आर, साइन आई कितना 30 डिग्री, म्यू ए साइन 30 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास उल्टा लिख देगा मैंने, रे ऑफ लाइट किधर आएगी ग्लास टू एयर, हाँ ग्लास टू एयर, ये मैं उल्टा लिख गई क्या, ग्लास टू एयर ये उल्टा आएगा, मैं उल्टा लिखी म्यू ए बाई म्यू जी आएगा बच्चों, ये खोल लेंगे जब म्यू ए बाई म्यू जी, तो ये हो गया म्यू ए और ये हो गया म्यू जी, तो देखो वही आ गया ना जो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा था। ठीक है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा साइन आर कितना आ गया 49 डिग्री। बताइए अभी आया नहीं आया, क्लियर हो गया? बोलिए बच्चों, मैसेज करिए।
एक अच्छा क्वेश्चन देखिए, सॉलिड क्वेश्चन है नेक्स्ट। ओके ओके, ठीक है ठीक है, जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों इसको। ये ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कोई भी आपको एक ट्रायंगल दे दे, आप कुछ भी दे देगा, प्रिज्म, कहेगा इसका पाथ कंप्लीट करे। अभी प्रिज्म पढ़ाने वाली हूँ, अगला टॉपिक प्रिज्म ही है। एक छोटा सा क्वेश्चन नोट कर लीजिए। एक क्वेश्चन देखिए, आपकी बुक का ही क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या दे रहा है बच्चों आपको, वो ये ग्लास प्रिज्म है, ये प्रिज्म दे रखी है आपको, ठीक है बच्चों। और ये दे रखा है आपको, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आ रही है, ठीक है, और ये सरफेस के साथ ऐसे जा रही है। उसने दे रखा है ये कि सरफेस के साथ रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, ठीक है। ये एंगल है बच्चों 60 डिग्री, ये एंगल प्रिज्म का एंगल दे रखा है 60 डिग्री, ये एंगल 90 डिग्री और ये एंगल 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना बना 60 डिग्री यहाँ पे। अरे नॉर्मल के साथ पूरा एंगल कितना होगा, ये सरफेस है इसका नॉर्मल, तो पूरा एंगल कितना 90, तो ये 30 बना, और कितना बचा आपके पास 60 डिग्री का। कितने डिग्री का एंगल बना बच्चों, ये 60 डिग्री का एंगल बना, ठीक है। क्वेश्चन में पूछ रहा है फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, फाइंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। ये गिलास है और इसमें बाहर यहाँ पे लिक्विड है, इस प्रिज्म के बाहर, इस प्रिज्म के बाहर यहाँ पे ये क्या है बच्चों, लिक्विड, क्या है ये लिक्विड। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यूएल, म्यूएल आपसे निकलवा रहा है, ठीक है। और प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है √2, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना दे रखा है उसने, √2 दे रखा है, ठीक है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ लिक्विड आपसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, ठीक है। कैसे निकालेंगे, देखो हम दो तरीके से निकाल सकते हैं। ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, ये भी 60 है, ये भी कितना बच्चों 60 है, आइसोसेलेस ट्रायंगल आपके पास, सॉरी इक्विटोरियल ट्रायंगल। तो देखो बच्चों ये रे ऐसे जा रही है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ पे कितना हो गया 90 डिग्री। ग्रेजिंग इमरजेंसी में यही तो पढ़ा है बच्चों, देखो ये रे ऑफ लाइट ऐसे गई, तो आर कितना हो गया 90 डिग्री, तो आई बराबर सी हो गया क्रिटिकल एंगल के। बोलो आई बराबर क्या हो गया सी। मैंने क्या बता दिया, क्रिटिकल एंगल को याद करने का तरीका, साइन सी म्यू स्मॉलर डिवाइड बाय म्यू लार्जर, या म्यू रेयर डिवाइड बाय म्यू डेंसर, ऐसे निकलवाया था क्रिटिकल एंगल आपको कल वाली क्लास में। क्रिटिकल एंगल पिछले लेक्चर में हमने ऐसे ही पढ़ा था बच्चों। तो क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला लगा दो बच्चों यहाँ पे, साइन सी म्यू रेयर। तो देखो ये वाटर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम होगा, लिक्विड का मुझे नहीं पता, म्यू एल, और ये डिवाइडेड बाय म्यू पी, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो देखो जब आपके पास ये रे ऐसे जा रही है, तो आर 90 डिग्री, आई कितने के बराबर हो गया सी क्रिटिकल एंगल के। तो यहाँ पे ये इंसिडेंट एंगल किसके बराबर हो गया, क्रिटिकल एंगल के। जो इंसिडेंट एंगल आपको 60 डिग्री दे रखा है वो किसके बराबर हो गया, क्रिटिकल एंगल, उसको क्या कहेंगे क्रिटिकल एंगल। तो क्रिटिकल एंगल कितना हो गया बच्चों, यहाँ से आपके पास 60 डिग्री का, क्रिटिकल एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से आपके पास 60 डिग्री का। तो कितना आ जाएगा साइन 60 इंटू म्यू एल इंटू म्यू पी की वैल्यू बच्चों √2, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपके पास √2, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है बच्चों √3/2। तो म्यू एल की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, इसको सोल्व कर लो बच्चों। इसको सोल्व करोगे क्या करो, म्यू एल इज इक्वल टू √2 इंटू √3/2, √2 से मल्टीप्लाई √2 से डिवाइड, तो 2 से 2 मर गया, तो कितना आ गया रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड √3/2। कितना आ गया √3/2। एक तो तरीका बच्चों ये है, ठीक है, सीधा तरीका। एक और तरीका बता देते, नोट कर लीजिए एक बार इसको जल्दी से। तो ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड आ गया। कोई बात नहीं, तुम्हें छोटा बड़ा नहीं याद आ रहा, कोई बात नहीं, हम स्नेल्स लॉ से प्रूव कर लेते हैं। स्नेल्स लॉ तो हमें याद है ना, एक बार इस मेथड को नोट करो, फिर सेकंड मेथड से निकालते हैं। बात करें, नोट हो गया ये। अब देखो क्या आया था आंसर √3/2। देखो अब आपसे वो यही तो पूछ रहा है,
रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड, तो देखो रे ऑफ लाइट किधर जा रही है, ग्लास टू लिक्विड, ग्लास टू लिक्विड, तो रे ऑफ लाइट किधर जा रही है, ग्लास से लिक्विड। मैं फिर से लिख देती हूँ, म्यू एल बाई म्यू जी इंटू साइन 60 डिवाइडेड बाई साइन आर। आर कितना 90 डिग्री, आर कितना बच्चों 90 डिग्री। ठीक है, तो आपके पास क्या है, म्यू एल साइन 90, म्यू जी साइन 60। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म दे रखा है, ये म्यू पी लिख लो, ये म्यू पी दे रखा √2, तो ये म्यू पी लिख लो म्यू जी की जगह, म्यू पी। प्रिज्म टू लिक्विड, प्रिज्म टू लिक्विड, प्रिज्म टू लिक्विड, तो ये क्या आया, म्यू एल साइन 91, म्यू पी कितना दे रखा √2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, तो सोल्व करोगे तो वही आ जाएगा। इसको क्या कर सकते हो, √2 से मल्टीप्लाई, √2 से डिवाइड, तो कितना आ गया बच्चों, √3/2, √3/2। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द लिक्विड। समझ आया? किसी को वो याद नहीं था तो श्रेणीश्रृंखला लगा लो सर, मैंने कहा था श्रेणीश्रृंखला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत बार यूज में आता है। अब प्रिज्म में हर जगह यूज करती रहूंगी इसको बार बार। बताइए बच्चों, ये क्वेश्चन समझ आया सभी बच्चों को? नोट करिए एक बार जल्दी से बच्चों। जल्दी नोट कर लीजिए बच्चों। अब देखिए बच्चों, हम बात करते हैं प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? देखो ये है आपके पास प्रिज्म, इसको पढ़ेंगे, करेंगे, एक्सपेरिमेंट भी करेंगे, सब कुछ करेंगे। ठीक है, अब इसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, अभी मैंने पाथ कंप्लीट करना सिखाया ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ प्रिज्म। ठीक है, तो आपके पास एक एप्लीकेशन है डायमंड। डायमंड क्यों चमकता है बच्चों? डायमंड का क्रिटिकल एंगल होता है 24.4 डिग्री जनरली। ठीक है, बाकी वो डिपेंड करता है। डायमंड एक्चुअल में नहीं चमकता बच्चों, जो ज्वेलर्स के द्वारा उसकी स्पेशल कटिंग करी जाती है ना क्रिटिकल एंगल पे, जिसके कारण उसमें TIR होता है, इसलिए डायमंड ज्यादा चमकता है। ठीक है, डायमंड एक्चुअल में नेचुरल डायमंड कभी नहीं चमकता, पर्टिकुलर ज्वेलर्स के द्वारा उसकी स्पेशल कटिंग करी जाती है। किस एंगल पे? TIR एंगल पे, क्रिटिकल एंगल पे। क्रिटिकल एंगल पे कटिंग होने के कारण उसमें TIR होता है, और उस TIR के कारण डायमंड क्या करता है, ग्लो करता है। और जनरली डायमंड का जो क्रिटिकल एंगल होता है बच्चों, वो लेता है 24.4 डिग्री। ये एप्लीकेशन थी TIR की। ठीक है, ये कुछ एप्लीकेशन थी आपके डायमंड के अंदर, मिराज के अंदर, फिश के, ये जो भी केस थे वो सब मैंने आपको डिस्कस करे। अब बात करते हैं बच्चों प्रिज्म। प्रिज्म क्या होता है? देखिए, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा, यहां से क्वेश्चन जरूर आएगा। ठीक है, ध्यान से समझेंगे। प्रिज्म, a prism is a transparent medium. A prism is a transparent medium whose refracting surface are not parallel. Whose refracting surface are not parallel but are inclined to each other. Inclined to each other. जैसे आपके पास बच्चों ग्लास स्लैब पे बात करें, तो ग्लास स्लैब पे देखो रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल है ना आपस में एक दूसरे के। ठीक है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस कैसे है बच्चों? पैरेलल है। ठीक है, लेकिन प्रिज्म के अंदर रिफ्रैक्टिंग सरफेसेस पैरेलल नहीं है। ये दो सरफेस, एक सरफेस बच्चों ये, एक सरफेस ये दोनों किसी एंगल पे इंक्लाइंड है। ये देखो यहां से बच्चों, एक सरफेस ये है और एक सरफेस ये है। ठीक है, ये दोनों सरफेस बच्चों किसी एंगल पे क्या है? इंक्लाइंड है। देखो यहाँ पे, देखो ये एक सरफेस, ये एक सरफेस, ये दोनों किसी एंगल पे क्या है बच्चों? इंक्लाइंड है। ठीक है बच्चों, दिख रहा है? ये एक सरफेस,
ये एक सरफेस, और ये किसी एंगल पे यहाँ पे क्या इंक्लाइंड है, तो इसमें रे ऑफ लाइट क्या हो जाती है, बैंड हो जाती है, टर्न हो जाती है आपके पास। ठीक है, तो ये क्या है बच्चों, प्रिज्म। इसे क्या कहते हैं, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है, एक ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके दो सरफेस इंक्लाइंड है ना कि पैरेलल है, उसे क्या कहेंगे बच्चों, प्रिज्म। उसे क्या कहेंगे बच्चों, प्रिज्म। ठीक है, आगे लिखिए बच्चों इसके अंदर, प्रिज्म हैज प्रॉपर्टी, प्रिज्म हैज प्रॉपर्टी टू चेंज द पाथ ऑफ लाइट, पाथ ऑफ लाइट। ठीक है, प्रिज्म को बच्चों ऐसे बनाएंगे आप लोग, ऐसे जब आप दिखाएंगे 3D में तो इस तरीके से, ये बच्चों ये ऐसे बनेंगे, ये इसके दो सरफेस है बच्चों, इस ये और ये क्या, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, ये वाला और ये वाला, ये क्या है, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस, रिफ्रैक्टिंग सरफेस। इसे क्या कहेंगे बच्चों, बेस। इसे क्या कहते हैं, बेस ऑफ द प्रिज्म। इसे क्या कहते हैं बच्चों, बेस ऑफ द प्रिज्म। ठीक है बच्चों, दिस इज योर बेस ऑफ प्रिज्म। ठीक है, समझ आया बच्चों, एक बार नोट करिए इतना जल्दी से, नोट कर लीजिए बच्चों इतना जल्दी से एक बार। इसमें हम बच्चों थोड़ी सी बात कर लेते हैं प्रिज्म के लिए डायरेक्शन, कि किस किस तरीके से लाइट रे डेविएट होती है प्रिज्म के अंदर। ठीक है, अभी जैसे मैंने पार्ट को सिखाया उसी तरीके से, तो उसमें बोल देते हैं जनरली टोटली टाइप रिफ्लेक्टिंग टाइप प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग टाइप प्रिज्म। उसके 3 पार्ट है, टोटली रिफ्लेक्टिंग टाइप प्रिज्म के 3 पार्ट है, पोरो प्रिज्म, पेरिस्कोप प्रिज्म और इरेक्टिंग प्रिज्म। हमें ये डिस्कस करेंगे कि इन तीनों टाइप ऑफ प्रिज्म में है तो वो प्रिज्म ही बच्चों, एक ही प्रिज्म है, बस उसमें रे ऑफ लाइट है ना अलग अलग तरीके से डेविएट होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इस प्रिज्म में रे ऑफ लाइट कैसे डेविएट, पाथ बताना बस सिंपली और कुछ नहीं। तो हम बात करते हैं बच्चों टोटली रिफ्लेक्टिंग टाइप प्रिज्म, टोटली रिफ्लेक्टिंग टाइप प्रिज्म। ठीक है, ए राइट एंगल आइसोसेल्स प्रिज्म, एंगल 45 90 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, एंगल 49 90 डिग्री 45 डिग्री। ठीक है, प्रिज्म इज कॉल्ड टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। एक ऐसे प्रिज्म जिसमें ये 3 एंगल होते हैं, 2 एंगल 45 के, एक एंगल 90 डिग्री का, उसे बोलते हैं टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। ठीक है, टोटली रिफ्लेक्टिंग प्रिज्म। क्रिटिकल एंगल कह रहा है वो कितना है बच्चों, 42 डिग्री। इस प्रिज्म का क्रिटिकल एंगल कितना, 42 डिग्री। ठीक है, इफ रे ऑफ लाइट falls greater than critical angle, then TIR मतलब total internal reflection take place in the prism, inside the prism, in different way अब अलग अलग तरीके से देखिए कि कैसे कैसे इसमें TIR होगा, किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे TIR होगा। प्रिज्म में रे ऑफ लाइट को 3 तरीके से हम डाइवर्ट कर सकते हैं, 3 तरीके से कैसे कैसे। ठीक है, तो लिखिए बच्चों, नोट कर लीजिए एक बार जल्दी से, मैं साइड हो जाती हूँ। तो लिख लो, आप लिख सकते हो प्रिज्म यूज्ड इन 3 वेज, प्रिज्म यूज्ड इन 3 वेज, 3 वे, कई वे हो सकते हैं, 3 तो बस मैं डिस्कस कर रही हूँ। बाइनोकुलर कई हो सकते हैं बच्चों, मैं कुछ 2-4 इंपॉर्टेंट है वो डिस्कस
तरीके से हो सकता है। ठीक है, तो देखिए बच्चों यहाँ पे जो आपके बेसिकली पूछा भी जाता है एग्जाम्स में, मैं वही की इसी के रिलेटेड बातें कर रही हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं बच्चों, टू डेविएट द रे 90 डिग्री, टू डेविएट द रे एट 90 डिग्री, जैसा कि मैं अभी आपको करवा रही थी। अभी मैंने पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट करवाया था। ऐसे प्रिज्म को कहते हैं बच्चों पेरिस्कोप प्रिज्म, नाम है बस और कुछ नहीं, जो रे ऑफ लाइट को 90 डिग्री पे डेविएट करती है। ऐसे प्रिज्म को क्या बोलते हैं बच्चों? पेरिस्कोप प्रिज्म। देखो कैसे, ये है बच्चों आपके पास प्रिज्म, ये है प्रिज्म, इसमें ये एंगल 45 डिग्री बच्चों, ये एंगल 45 डिग्री और ये एंगल है बच्चों 90 डिग्री। राइट एंगल प्रिज्म है, एक ऐसी प्रिज्म बच्चों राइट एंगल प्रिज्म। लाइट रे ऐसे जाएगी 90 डिग्री पे, इसके परपेंडिकुलर जा रही है लाइट रे इस सरफेस, अभी करवाया था ये केस मैंने। ये इस पाथ पे जाएगी, ऐसे रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। मान लो ऑब्जेक्ट ऐसे रखा हुआ है, तो एक ऑब्जेक्ट ऊपर से रह गई, एक नीचे से गई, तो इस तरीके से ये पाथ बन जाएगा, ये ए बी, ए डैश बी डैश। तो ये एंगल कितना होगा बच्चों? 45 डिग्री, पता ही है ना, ये 45, ये भी 45, ये 90। इसी तरह बच्चों ये एंगल भी कितना हो जाएगा? 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री, ये भी 45 डिग्री। तो इस तरीके से, इस तरह की जो प्रिज्म है जिसमें इस तरीके से डेविएशन होता है कि रे जो है परपेंडिकुलर के क्या आ रही है, नॉर्मली आ रही है आपके पास, और वो 90 डिग्री पर डेविएट हो रही है यहाँ से। ठीक है, तो ऐसे रे क्या कहलाएगी बच्चों आपके पास? ऐसे रे को क्या, ऐसे प्रिज्म को क्या कहा गया? पेरिस्कोप प्रिज्म। ऐसे प्रिज्म को क्या कहा गया? पेरिस्कोप प्रिज्म। मतलब एक तो हम प्रिज्म में इस तरीके से लाइट रे को डेविएट कर सकते हैं, तो कोई लाइट रे ऐसे आएगी नॉर्मली। ठीक है, तो देखो वही तरीका वही है बच्चों। इंसिडेंट एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, सी 42 डिग्री है, तो क्या होगा बच्चों इस सरफेस पे? TIR होगा। अभी तो सिखाया ये केस मैंने आपको, यहाँ पे क्या होगा बच्चों? TIR। ये 45 है तो ये भी कितना होगा? 45। ठीक है, नॉर्मल सरफेस के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? 90 डिग्री का। तो ये 45, तो ये भी कितना बचेगा बच्चों? 45 डिग्री। तो ये रे इधर पाथ से क्या हो जाएगी बच्चों? डेविएट हो जाएगी। ठीक है बच्चों, समझ आया? ये भी 45 डिग्री। ठीक है, इसी तरह ये भी क्या बचेगा? 45 डिग्री। ये तो अभी समझाया ये वाला केस, तो जस्ट बताइए, कोई डाउट है तो बताइए बच्चों इसमें। हो गया? नोट करिए बच्चों जल्दी से इसको। अरे वो एक ही अभी तो सिखाया था, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, वही केस है। डाउट है तो बताइए कोई। ओके ओके ठीक है, नेक्स्ट पार्ट में चले बच्चों। नेक्स्ट टाइप है इसी के अंदर, टू इन्वर्ट एन इमेज, टू इन्वर्ट एन इमेज, टू इन्वर्ट एन इमेज, एन एंगल, टू इन्वर्ट एन एंगल विद डेविएशन, to invert an angle with deviation of ray through the deviation of ray through 180 डिग्री। ये कुछ याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस आप ये याद रखना कि प्रिज्म में कैसे कैसे डिग्री है, तो बस नाम जस्ट लिखने के लिए इसको बोलते हैं बच्चों ये कैसे? पोरो प्रिज्म, पोरो प्रिज्म, इसका नाम क्या? पोरो प्रिज्म। ठीक है, अब देखो ये रे ऑफ लाइट है बच्चों, ये प्रिज्म है, ये क्या है? प्रिज्म। रे ऑफ लाइट कितने एंगल पे डेविएट हो रही है? टू डेविएट द रे एट एंगल ऑफ 180 डिग्री। पिछले केस में कितने रे पे डेविएट हो रहे थे? 90 डिग्री। पिछले केस में जब रे परपेंडिकुलरली आ रही थी तो कितने डिग्री पे एंगल हो रही थी? 90 डिग्री पे। ये रहा पिछला केस, ये रहा, ये रे ऐसे आई, ऐसे डेविएट होगी। ठीक है, 90 डिग्री पे। क्यों? इसमें देखो, इसमें रे ऑफ लाइट कहां से एंटर कर रही थी? इस सरफेस से। ठीक है, इसको आप बेस कह सकते हो, परपेंडिकुलर कह सकते हो।
ठीक है, राइट एंगल ट्राइंगल में। अब इसमें देखो ये एंगल बच्चों 90 डिग्री है भाई, 90 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री है और ये एंगल भी कितना बच्चों 45 डिग्री। अब की बार रे ऐसे जाएगी हाइपोटेन्यूज से, कैसे पास होगी बाय द हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज के नॉर्मली जाएगी, ठीक है, यहाँ से तो नॉर्मली सीधे इस सरफेस से टकराएगी, यहाँ से फिर वो फिर से TIR होगा इस सरफेस से, ऐसे वही कंडीशन वही रहेगी कि TIR ग्रेटर देन 180 डिग्री, TIR लेस देन ये 45 डिग्री। ये रे फिर से बच्चों यहाँ से जाएगी, ऐसे नॉर्मली टकराएगी, ऐसे जाएगी, ऐसे आ जाएगी। कंडीशन तरीका वही है कि ये रे नॉर्मली जाएगी, सीधी टकराई, ये नॉर्मल से एंगल बना लो। ये पाथ ऐसे होगा, मैं बता देती हूँ एक बार, करने का तरीका बच्चों वही है। आप इसको चाहे रट लो चाहे आप समझ लो, आपकी मर्जी। ये रे नॉर्मली गई, ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल 45 डिग्री, ये एंगल भी बच्चों 45 डिग्री, ठीक है। सरफेस से नॉर्मल बनाओ, ठीक है। नॉर्मल के साथ एंगल ये 45 है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितना होगा 45, तो ये एंगल भी कितना बचा बच्चों 45 डिग्री। तो इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन सरफेस एंगल से तो TIR होगा, TIR होगा तो रे ऐसे जाएगी, फिर इस सरफेस से नॉर्मल खींचो, फिर से देखो ये एंगल 90, ये एंगल 45 डिग्री है यहाँ से आपके पास सरफेस के साथ, ठीक है। तो ये आपके पास यहाँ से ये एंगल 90 होगा, तो ये नॉर्मल के साथ पूरा एंगल 90 डिग्री, तो ये रे ऐसे गई पाथ से, तो यहां से बच्चों ये एंगल 45 है, तो ये एंगल भी कितना होगा 45, तो ये भी कितना बचा 45 बच्चों, तो ये एंगल भी कितना बचा 45, ये पूरा 90, तो ये भी कितना बचा 45, तो 45 C से जाता है, 45 C से जाता है, तो फिर से क्या होगा TIR। बताइए समझ में, वही है, यहाँ पे भी I ग्रेटर देन C, यहाँ पे भी I ग्रेटर देन C, तो TIR होगा। तो ये रे जब ऐसे जाएगी तुम रट लो, अब इसको सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझ लो, एज यू विश। आपके पास रे ऐसे जाएगी, तो जब बच्चे रट लेते हैं कि आपके पास हाइपोटेन्यूज से जाएगी तो रे ऐसे डेबिट होके आ जाएगी, राइट एंगल प्रिज्म से जाएगी तो रे ऐसे जाएगी, ऐसे। रट्टा क्यों मारते हो, समझो कि आपके पास ये एंगल क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, कम है, सब सारी सिचुएशन पाथ उसी के अकॉर्डिंग बन रहा है, जैसा कि मैंने बेसिक में समझाया, अभी ये तो समझाया है बेसिक में। अब इसमें रट्टे मार लेते हैं बच्चे, रट्टे क्यों मारते हो, सब वही सिचुएशन है। समझ आया कैसे करा ये सारा, कि ये पाथ कैसे बना, देखो मैंने इस पाथ को करके दिखाया हर एक सिचुएशन। समझ आया बच्चों, बोलो क्लियर। इसको नाम दे दिया पोरोप्रिज्म, नाम आ भी जाए कभी बस जस्ट, पर आगे आपके से यही पूछेगा जो मैंने बेसिक में सिखाया ना, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, पर थोड़ा सा ये अलग से दे देते हैं बुक्स में, एनसीईआरटी में, आपकी जो लोकल बुक्स हैं उनमें, इसलिए मैंने करवा दिया आपको। ठीक है बच्चों, समझ आया बच्चों, बोलो ये पाथ समझ आया या नहीं आया, फिर से बताऊं, रिपीट करूं, जल्दी बोले बच्चों। मैसेज करिए। ओके चलो आगे चले, नोट कर लीजिए जल्दी से बच्चों। रिपीट करूं, क्या कह रहे हो? ठीक है बच्चों, नोट हो गया, जल्दी नोट कर लीजिए, समझ आ गया, नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखो एक और देख लीजिए लास्ट, इसमें इसको इरेक्टिंग प्रिज्म कहते हैं, इसको क्या कहते हैं बच्चों, इरेक्टिंग प्रिज्म। इरेक्टिंग प्रिज्म, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं आप लोग, टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रे, टू इन्वर्ट एन इमेज विदाउट डेविएशन ऑफ रे, रे ऑफ लाइट का विदाउट रे ऑफ लाइट का डेविएशन नहीं हो रहा, लेकिन इमेज इन्वर्ट हो गई। कैसे, देखो ये बच्चों आपके पास क्या है, प्रिज्म है, ठीक है। ये एंगल है बच्चों 90 डिग्री, ये एंगल है 45 डिग्री,
ये एंगल भी बच्चों 45 डिग्री है। तो ये रे ऑफ लाइट अब की बार किसी एंगल पे, रे ऑफ लाइट क्या हो रही है बच्चों, किसी नॉर्मली नहीं आ रही, किसी एंगल पे रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन शॉर्ट साइड एट सम एंगल। इसको बच्चों हाइपोटेन्यूज बोलते हैं 90 की डिग्री को, इनको थोड़ा शॉर्ट साइड बोल देते हैं, या कोई भी साइड कर दो, परपेंडिकुलर बेस जो भी आप जैसे समझते हैं। तो ये रे ऑफ लाइट बच्चों यहाँ पे ऐसे इंसिडेंट हो रही है, नॉर्मली इंसिडेंट नहीं हो रही बच्चों ये रे ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये क्या होगा, यहाँ से देखो बेसिकली थोड़ी ये ऐसे आ रही है, ये रे ऑफ लाइट यहाँ से, दो रे ऑफ लाइट कोई भी, ये इमेज थी ये ऑब्जेक्ट की, तो ये रे ऑफ लाइट यहाँ पे देखो इसके ऊपर किसी एंगल पे इंसिडेंट हुई, ये रे ऑफ लाइट इस सरफेस पे क्या होगी बच्चों, किसी एंगल पे इंसिडेंट होगी, यहाँ से फिर ऐसे जाएगी और फिर ऐसे जाएगी, इसी तरह ये यहाँ से ऐसे आएगी, फिर ऐसे पैरेलली रे ऐसे चली जाएगी, ठीक है। तो ये क्या था, ए बी, ये क्या बनी इमेज ए डैश बी डैश। तो देखो रे ऑफ लाइट जैसे आ रही थी वैसे ही जा रही है, ये पैरेलली आई पैरेलली चली गई, पाथ रे ऑफ लाइट डेविएट नहीं हुई अपने पाथ से, पैरेलली आई पैरेलली ही चली गई, ठीक है। लेकिन इमेज इन्वर्ट होगी, इमेज क्या हो गई, इन्वर्ट हो गई। रे ऑफ लाइट देखो ऐसे पैरेलली आई, रे ऑफ लाइट आपके पास ऐसे देखो ऐसे पैरेलली आई, ये किसी एंगल पे टकराई सरफेस पे हाइपोटेन्यूज पे, और आपके पास ऐसे रिफ्लेक्ट होगी, इसी तरह यहाँ पे आई टी आई आर होगा, यहाँ पे टी आई आर होगा, यहाँ पे भी टी आई आर होगा, और ये देखो पाथ चेंज नहीं हुआ, यहाँ पे पैरेलल है तो यहाँ पे भी पैरेलल है, पाथ चेंज नहीं हुआ, इसीलिए इसने बोला टू इनर द इमेज विदाउट डेविएशन, लाइट रे अपने पाथ से डेविएट नहीं हुई, पैरेलली ही जा रही है और पैरेलली रिफ्लेक्ट हो रही है, ठीक है। इसे बोलते हैं इरेक्टिंग टाइप प्रिज्म। करने का तरीका वही है बच्चों, ये रे ऑफ लाइट यहाँ इंसिडेंट होगी, नॉर्मल बनाओगे, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से यहाँ पे ज्यादा होगा, यहाँ पे भी एंगल ऑफ इंसिडेंट क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होगा, तो टी आई आर होगा, और ये ऐसे रिफ्लेक्ट होके ऐसे चली जाएगी। करने का तरीका वही बेसिक है जो बेसिक क्वेश्चन में सुबह समझाया है, ठीक है बच्चों, नोट करिए। प्रिज्म की मिरर के साथ क्या होता है आपके पास, प्रिज्म और मिरर में क्या डिफरेंस है, प्रिज्म और मिरर में क्या डिफरेंस है, ये भी लिख लो एक छोटा सा, लिख लिया बच्चों, ये नोट कर लिया सबने, हो गया। अब देखो एडवांटेज ऑफ प्रिज्म ओवर द प्लेन मिरर, एडवांटेज ऑफ प्रिज्म ओवर द प्लेन मिरर, एडवांटेज ऑफ प्रिज्म ओवर द completely totally reflecting prism, ठीक है बच्चों। क्या क्या है आपके देखो, सबसे पहले क्या है, इन द प्रिज्म लाइट इज टोटली रिफ्लेक्टेड, प्रिज्म के अंदर लाइट जो है बच्चों वो टोटली क्या हो जाती है, रिफ्लेक्टेड हो जाती है, while there are some loss of intensity in the mirror, प्रिज्म के अंदर बच्चों सारी की सारी लाइट रिफ्लेक्ट हो जाती है, लेकिन मिरर के अंदर कुछ इंटेंसिटी का क्या हो जाता है, लॉस हो जाता है। इन द प्रिज्म, पहला पॉइंट, इन द प्रिज्म लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, लाइट इज कंप्लीटली रिफ्लेक्टेड, but in the mirror there are some loss of intensity, ठीक है। प्रिज्म के अंदर क्या हो जाता है, कुछ लॉस ऑफ इंटेंसिटी, ठीक है। दूसरा था रिफ्लेक्टिंग
द रिफ्लेक्टिंग प्रॉपर्टी ऑफ प्रिज्म परमानेंट, the refracting property of prism permanent while there are affected while there are affected while they are affected by transing affected by transing transing की स्पेलिंग सही है ना, TARNISH, ठीक है। ट्रांसिंग इन केस ऑफ प्लेन मिरर, इन केस ऑफ प्लेन मिरर। ट्रांसिंग का मतलब क्या है बच्चों? ट्रांसिंग मतलब एक तरीके से उसमें धुंधलापन आ जाना, चमक चली जाना, ठीक है, उसमें धुंधलापन सा आ जाता है। प्रिज्म में जल्दी से धुंधलापन नहीं आता, ठीक है, जैसे मिरर फैट से हो जाते हैं धुंधलेपन सा, ट्रांसिंग प्रॉपर्टी, चमक चली जाना उसकी, ठीक है। लेकिन मेरे प्रिज्म में ऐसा नहीं होता। प्रिज्म में लाइटें टोटली रिफ्लेक्ट होती है, मिरर में कुछ लाइटें आपके पास लॉस हो जाता है इंटेंसिटी का, मिरर के अंदर कुछ इंटेंसिटी का लॉस हो जाता है, जैसा कि प्रिज्म में नहीं होता। नोट करिए बच्चों ये पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं फिर उसके बाद। नोट कर लीजिए बच्चों, कर लिया। एक और पॉइंट लिखिए लास्ट। प्रिज्म के अंदर मल्टीपल इमेज नहीं बनती जैसा कि मिरर में बनती है, तो लिख लीजिए नो मल्टीपल इमेज आर फॉर्म्ड इन द प्रिज्म, नो मल्टीपल images are formed in the prism while as like in the plane mirror। प्लेन मिरर में क्या होती है बच्चों? नंबर ऑफ इमेजेस बनती, कोई धुंधली कोई छोटी कोई बड़ी, सारी बनती रहती। प्रिज्म में ऐसा नहीं होता, नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड नहीं होती इन केस ऑफ प्रिज्म। नोट करिए बच्चों जल्दी से। ये तो बच्चों बेसिक नॉलेज थी आपकी प्रिज्म की, ठीक है, बिल्कुल ही बेसिक नॉलेज दी अभी मैंने आप लोगों को प्रिज्म की। अब देखो प्रिज्म का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस करेंगे, वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। देखिए बच्चों, नोट कर लीजिए बच्चों इसको। ये नोट कर लिया बच्चों। नेक्स्ट देखिए आगे, प्रिज्म का वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट अभी हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले बच्चों हम निकालेंगे एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। एंगल ऑफ डेविएशन, एंगल ऑफ डेविएशन की डेफिनेशन तो पता है ना, मैंने समझाई थी मिरर के अंदर कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे आई ऐसे चली गई। मैंने कहा बच्चों ये रे आनी तो ऐसे चाहिए थी लेकिन चली गई ऐसे, तो ये एंगल क्या कहलाएगा? एंगल ऑफ डेविएशन, ठीक है। तो अब हम इसी एंगल की बात किसमें करेंगे बच्चों? प्रिज्म में बात करेंगे। तो बच्चों देखो ये प्रिज्म है, ये क्या है आपकी प्रिज्म, ठीक है बच्चों। ये रे ऑफ लाइट है किसी एंगल पे यहाँ पे इंसिडेंट हो रही है, ये नॉर्मल है बच्चों, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट, ये एंगल ऑफ इंसिडेंट है बच्चों यहाँ, ठीक है। तो रे ऑफ लाइट ये एयर है बच्चों, ये प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ग्लास वाला ही होता है, ये ग्लास है, किसी भी ग्लास मटेरियल की बनी होती है प्रिज्म, अलग अलग मटेरियल की बनी होती है, पर हम जनरली अब जो बात करें हमारे सिलेबस में ग्लास मटेरियल की बात करते हैं, जिसका क्रिटिकल एंगल 42 डिग्री होता है, ठीक है। और भी हो सकते हैं अलग अलग रोड साल्ट प्रिज्म, अलग अलग प्रिज्म भी होती है आपके पास, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट बच्चों रिफ्रैक्ट होगी, रिफ्रैक्ट होगी मतलब बैंड होगी टुवर्ड्स द नॉर्मल। ये एयर बच्चों, ये ग्लास, ये फिर से एयर बच्चों, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट किधर जा रही है? किसी से एंगल पे इंसिडेंट हुई, ये एयर से डेंसर में गई तो इस नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी बैंड हो जाएगी, इस नॉर्मल की तरफ थोड़ी सी ऐसे बैंड हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे फिर से नॉर्मल आया बच्चों, ठीक है। तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंट, इसको एंगल ऑफ मैंने R1 कह दिया,
इसको क्या कह दिया मैंने R1, ठीक है। अब इस सरफेस का एंगल ऑफ इंसिडेंस है बच्चों, ये इंसिडेंट रे इस सरफेस का, ठीक है। तो इसको लेकिन I2 ना कह के इसको R2 ही कह देते हैं, जनरली सिंबल नोट करते हैं इसलिए इसको R2 ही कह देते हैं, लेकिन ये इस सरफेस का क्या है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है बच्चों। अब ये रे ऑफ लाइट डेंसर से फिर किस में जाएगी, एयर में, ग्लास से किस में जाएगी बच्चों, एयर में, तो ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल, अवे फ्रॉम द, तो इस एंगल को बोलते हैं बच्चों इमरजेंस एंगल, इसको क्या बोलते हैं, इमरजेंस एंगल। अब देखो बच्चों, यहां से ये देखो, ये रे ऑफ लाइट जानी तो ऐसे चाहिए थी ना सीधी, लेकिन मीडियम के कारण ये रिफ्लेक्ट होगी, ये मीडियम के कारण बच्चों यहाँ पे क्या हो गई, रिफ्लेक्ट हो गई, रिफ्रैक्ट हो गई, ठीक है। इसी तरह ये रे भी पीछे कहीं मिलेगी, इन दोनों में बच्चों जो एंगल बनेगा आपके पास, इन दोनों में जो एंगल बनेगा बच्चों, ठीक है, हाँ अब सही हो जाएगी, ठीक है, अभी सही हो जाएगी। तो ये जो एंगल बना देखो बच्चों, ये रे ऐसे टर्न कर गई तो ये एंगल क्या बनेगा, एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या कहलाएगा बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन, ये क्या कहलाएगा बच्चों, यहाँ से एंगल ऑफ डेविएशन। ये एंगल डेल 1 बना बोल दिया मैंने, और इस एंगल को क्या बोल दिया मैंने, एंगल डेल 2। ये रे ऑफ लाइट यहां से ऐसे, तो ये जो एंगल बना यहाँ पे, तो ये एंगल क्या बना बच्चों, डेल 2, ठीक है। मेरी बात समझ आई, अभी इतनी क्या करा मैंने, फिर से बनाओ एक बार मैं ट्रायंगल, इतनी बात समझ आई, एक बार फिर से बनाओ, मैंने जो बनाया फिर से बनाओ एक बार, क्लियर है, ठीक है। अब देखो मैंने कुछ नहीं करा बच्चों, ये रे आई, ये रिफ्रैक्शन हुआ, यहाँ पे रे टुवर्ड्स द नॉर्मल बैंड हो गई, तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये इसका नॉर्मल, तो इस सरफेस का ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है R2, और इसका ये एंगल ऑफ इमरजेंस को E से लिख देते हैं, जनरली ये सिंबल नोट करते हैं और कुछ नहीं। अब देखो बच्चों, इस एंगल को मैंने डेल 1 कह दिया, इस एंगल को डेल 2, और ये एंगल है डेल, ठीक है। तो टोटल डेल किसके बराबर होगा, डेल 1 प्लस डेल 2, डेल क्या है, एंगल ऑफ डेविएशन। देखो ये रे जानी तो बच्चों ऐसे चाहिए थी, लेकिन ये अपने पाथ से ऐसे मुड़ गई, ऐसे मुड़ गई, ये दोनों जहां पे जिस पॉइंट पे काटेगी, तो ये एंगल क्या कहलाएगा बच्चों, एंगल ऑफ डेविएशन, क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ डेविएशन। तो देखो बच्चों, डेल 1 को देखो, ये पूरा एंगल आई है ना, तो ये पूरा एंगल भी आई होगा, देखो ये यहां से यहां तक का पूरा एंगल आई होगा ना, ठीक है। ये एंगल कितना बच्चों, R1, तो डेल 1 को क्या लिख सकते हो, I माइनस का R1, इसी तरह डेल 2 को क्या लिख सकते हो, E माइनस का R2, डेल 1 को क्या लिख सकते हो, I माइनस का R1, ये E है तो बच्चों ये पूरा भी तो E होगा, ये पूरा एंगल भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे E ही तो होगा, अरे ये पाथ यहीं पे मिल रहा है, इसी सरफेस के साथ जाएगी ऐसे, कभी सोचो ये अलग ले लिया मैंने, तो ये पूरा एंगल डेल 2 है, ये पीछे देखो ऐसे मिलेगी जाके ऐसे, ठीक है। तो डेल 2 की वैल्यू क्या बन गई, E माइनस का R2, ये पूरा E बनेगा ना, पूरा E, देखो ये पूरा E बनेगा, तो ये R2, तो ये डेल 2 कितना बचा, R माइनस का डेल 2 कितना बचा, E माइनस का R2, तो टोटल डेल क्या आया, I प्लस E माइनस R1 माइनस R2, तो क्या आया, I प्लस E माइनस R1 प्लस R2, ठीक है बच्चों। अब मैं ये प्रूव करूंगी यहाँ से कि R1 प्लस R2 A के बराबर है, एंगल ए बच्चों, ए को क्या कहेंगे, ये ए क्या है, एंगल ऑफ प्रिज्म, ये इंपॉर्टेंट रोल रखता है अपना, ये हर क्वेश्चन में अपना एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है। ए क्या कहलाएगा बच्चों, एंगल ऑफ प्रिज्म, एंगल ऑफ प्रिज्म, इसको ए से डिनोट करते हैं, मैंने ए से इसी लिखा, जनरली ये सिंबल नोट करा जाता है इसलिए मैंने इसी नोटेशन को यूज कर लिया, एंगल ऑफ प्रिज्म, वो 60 30 जितना भी हो बच्चों, तो ए की वैल्यू बच्चों आएगी R1 प्लस R2, मैं प्रूव करती हूँ इसी बात को अभी। देखो बच्चों, अब आपके पास यहां से ये A O A M A B C D, देखो बच्चों ये A ऊपर और ये ऐसे, ये बन रहा है A, ये B, ये C और ये D, ये एक ऐसे देखो यहाँ पे एक आपके पास क्वाड्रिलेटरल बन रही है, यहाँ पे ये बन रही है नहीं बन रही है, तो ये एंगल ए है बच्चों, ये एंगल ए है, ठीक है, ये एंगल क्या है बच्चों, इसके अंदर ए है, और ये एंगल सी है,
तो एंगल ए प्लस एंगल सी 180 डिग्री होगा, बोलो। एंगल ए प्लस एंगल सी का सम क्वाड्रिलेटरल में किसके बराबर होता है? 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। अब हमारे पास इस ट्रायंगल में देखो, इन ट्रायंगल बीसीडी, क्या R1 R2 और एंगल सी, एंगल R1 एंगल R2 प्लस एंगल सी 180 डिग्री के बराबर होगा। ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होगा। सी की जगह मैं एंगल ए माइनस 180 डिग्री लिख सकती हूँ। इसको 1 लिख दो बच्चों, इसको 2 लिख दो। यहाँ इधर देखो क्या आया, R1 प्लस R2 एंगल R1 प्लस एंगल R2 प्लस सी की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ, एंगल ए माइनस 180 डिग्री, एंगल ए माइनस का 180 डिग्री, ठीक है। ऐसे लिख सकते हो ना, सी की जगह में 180 माइनस का ए, 180 माइनस का एंगल ए बराबर 180, 180 से 180 कैंसिल, तो एंगल ए किसके बराबर आ गया बच्चों, R1 प्लस में R2 एंगल के। इसको जनरली सीधा शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं हम लोग, एंगल ए बराबर R1 प्लस में R2। ये एंगल ही तो था, बस थोड़ा सिंबल नहीं लगाया ट्रायंगल का, वो आदत नहीं है ना थोड़ी, इसलिए, ठीक है। तो ये आपको लिखा भी ऐसे मिलेगा बच्चों। तो ये इतना नोट करो बच्चों, एक बार जल्दी से इतना लिखो। इसमें कोई डाउट है तो बताओ बच्चों, सिंपल ज्योमेट्री थी। फिर से बताओ, एक बार रिपीट करती हूँ, चलो मैं एक बार। देखो बच्चों, इस एंगल और इस एंगल का सम कितना होगा, 180 डिग्री। ये हमारे पास ट्रायंगल है, इसके 3 एंगल का सम, ये ए बी डी सी एक ट्रायंगल है, तो R1 R2 और सी, R1 प्लस R2 सी का एंगल 180 डिग्री होगा। तीनों ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है बच्चों, 180 डिग्री, ठीक है। तो मैं सी एंगल की वैल्यू 180 माइनस ए यहाँ रख दूंगी, तो मेरे पास ए एंगल की वैल्यू कितनी आ गई, R1 प्लस में R2। मैं यहाँ पुट कर सकती हूँ, मतलब मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ, यहाँ से इतना नोट कर लो, फिर लिखती हूँ। इतना नोट कर लीजिए बच्चों जल्दी से, जल्दी नोट करिए बच्चों। कर लिया, हो गया नोट। अब देखो, तो मेरे पास क्या आ गया बच्चों, ये मैंने प्रूव कर दी ये बात आपको कि ए एंगल कितने के बराबर है, R1 प्लस R2। ये याद रखना, काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, बहुत बार यूज में आता है हमारे पास। तो डेल एंगल की वैल्यू कितनी हो जाएगी बच्चों, I प्लस ई माइनस का ए। तो दिस इज योर एंगल ऑफ डेविएशन, डेल प्लस ए I प्लस ई, ये एक ही बात है, दोनों रिजल्ट इंपॉर्टेंट है। तो एंगल ऑफ डेविएशन क्या है, I प्लस ई माइनस का ए, ठीक है बच्चों। नोट करिए जल्दी से। ठीक है, एक न्यूमेरिकल देखिए बच्चों जल्दी से, न्यूमेरिकल देखो इस पे बेस, जल्दी से आगे बच्चों। न्यूमेरिकल है बच्चों आपके पास, ये एक इक्विलैटरल प्रिज्म दे रखी है, इक्विलैटरल प्रिज्म, ठीक है। आपके पास ये क्वेश्चन गिवन है बच्चों आपको, ये इक्विलैटरल प्रिज्म दे रखी है। ये कोई रे है, यहां से 60 डिग्री के एंगल पे प्रिज्म पे इंसिडेंट हो रही है। तो ये एंगल ऑफ प्रिज्म कितना हो गया, 60 डिग्री। इक्विलैटरल प्रिज्म है तो सारे एंगल कितने हो जाएंगे, 60 60, ठीक है। तो आपके पास ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है और आपसे एमर्जेंस एंगल और एंगल ऑफ डेविएशन पूछा है। कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, देखो अब सभी क्वेश्चंस में ऐसे में एक सिंपल सा लॉजिक लगाना है, जो पूछ रहा है ना उसके सिचुएशन के अकॉर्डिंग पाथ बनाते चला जाओ। हाँ बिल्कुल, स्नेल्स लॉ को यूज करना है, स्नेल्स लॉ को यूज करेंगे बच्चों। पहले आर में देखो फॉर्मूला क्या था डेविएशन का, I प्लस ई माइनस का ए। तो आपको इमरजेंस एंगल नहीं पता, आपको ए ई भी नहीं पता, तो ई निकालना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, देखो स्नेल्स लॉ लगा दो। यहाँ पे क्या लगाओगे बच्चों, इस सरफेस पे, इसको फर्स्ट सरफेस कह दो, इसको सेकंड सरफेस कर दो।
using Snell's law at first surface। ठीक है, ये एंगल ऑफ इमरजेंस पूछ रहा है ना आपसे यहाँ पे। ठीक है, तो देखो बच्चों, ये रे ऑफ लाइट ऐसे आएगी, ये नॉर्मल, तो ये टुवार्ड्स द बैंड ऐसे मुड़ जाएगी नॉर्मल की तरफ, ये नॉर्मल की तरफ ऐसे मुड़ जाएगी, ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन बच्चों। ठीक है, इसी तरह ये नॉर्मल, और ये भी क्या हो जाएगा बच्चों, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो क्या बनेगा बच्चों यहाँ पे, क्या बताया, देखो मैं शॉर्ट में लगा रही हूँ सीधा, मीडियम एयर म्यू ए इंटू साइन 60। अब मैं समझा चुकी बार बार, यही मीडियम इसी का एंगल, और मीडियम ये म्यू प्रिज्म, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ प्रिज्म इंटू साइन R1। ठीक है, ये बना R2। ठीक है, तो क्या आएगा बच्चों, साइन म्यू एयर का हो गया 1, साइन 60 की वैल्यू √3/2, साइन 60 की वैल्यू √3/2, प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, साइन R1, तो साइन R1 कितना आया बच्चों आपके पास, √3 से √3 कैंसिल 1/2, तो साइन R1 1/2 का मतलब R1 एंगल कितना आ गया 30 डिग्री, मतलब ये एंगल R1 कितना होगा बच्चों 30 डिग्री, ये एंगल कितना हो जाएगा यहाँ से आपके पास 30 डिग्री। ठीक है, ये एंगल आपके पास कितना है यहाँ पे 30 डिग्री। अब आपको क्या निकालना है, R2, तो हमारे पास फॉर्मूला है A = R1 + R2। ए एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है 60, R1 कितना है 30, तो R2 निकल जाएगा, तो ये R2 भी कितना आया बच्चों 30 डिग्री। ठीक है, R2 भी माइक ऑफ रखो बच्चों। ठीक है बेटा, अब सुनो, R2 कितना आ गया आपका 30 डिग्री। अब लगाओ स्नेल्स लॉ, बस स्नेल्स लॉ ही लगाना है। अब प्रिज्म के सारे क्वेश्चंस में लगभग 70-80% क्वेश्चंस में दोनों सरफेस पे कहीं ना कहीं स्नेल्स लॉ लगा लेना, क्वेश्चन सोल्व। तो स्नेल्स इस तरह के क्वेश्चन में तो हो ही जाएगा, स्नेल्स लॉ एट सेकंड सरफेस लगाने का बिल्कुल तरीका शॉर्ट में, ये सरफेस, ये इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है म्यू बी इंटू साइन 30, म्यू पी इंटू साइन 30, ये क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस है इस सरफेस के लिए। मैंने क्या बताया, वही मीडियम और उसी का एंगल, ये मीडियम का एंगल, अब रे ऑफ लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू पी इंटू साइन 30, रे ऑफ लाइट इधर आएगी आपके पास, तो ये इमरजेंस एंगल, तो म्यू ए इंटू साइन ई, म्यू ए का 1, म्यू पी का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स √3, साइन 30 की वैल्यू 1/2, तो साइन ई, तो ई कितना आ गया बच्चों √3/2 कितना होता है, साइन की वैल्यू √3/2 कब होती है, जब एंगल कितना होता है 60 डिग्री। तो एंगल ऑफ इमरजेंस कितना आ गया बच्चों 60 डिग्री, एंगल ऑफ इमरजेंस कितना आया बच्चों 60 डिग्री। नोट करिए, एंगल ऑफ डेविएशन निकल जाएगा, फिर डेल कितने के बराबर हो जाएगा, आई कितना है 60, इमरजेंस भी कितना है 60, और एंगल ऑफ प्रिज्म भी कितना है 60, 60 से 60 कैंसिल, तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ गया 60, कितना आ गया आपके पास 60 डिग्री। नोट करिए बच्चों जल्दी से, नोट करिए एक बार बच्चों जल्दी से, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कर लोगे बच्चों ऐसे क्वेश्चन सारे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, हो गया बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपके पास। ठीक है बच्चों, देखो ये क्वेश्चन आपको दे रहा है, एक बार बेटा दोबारा से रिज्वाइन कर लो आप। ठीक है, देखो बच्चों ये रे ऑफ लाइट ऐसी है, ये एंगल आपको 60 डिग्री का दे रहा है,
कितने डिग्री का एंगल है आपके पास ये 60 डिग्री का। तो सबसे पहले वही निकालना है, एंगल ऑफ ई, एंगल ऑफ डेविएशन, और कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, कंप्लीट द पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट। जबकि एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है √3, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना दे रखा है आपको √3। तो कैसे निकालोगे बच्चों, देखो सबसे पहले फर्स्ट सरफेस, फर्स्ट सरफेस पे क्या लगाओ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ यूज करो एट द फर्स्ट सरफेस। फर्स्ट सरफेस पे क्या यूज करोगे बच्चों, स्नेल्स लॉ। कैसे निकालोगे, देखो स्नेल्स लॉ लगाओगे यहाँ पे, ये रे ऑफ लाइट ऐसे जाएगी, ये नॉर्मल, तो ये नॉर्मल की तरफ बेंड होके ऐसे जाएगी, थोड़ी नॉर्मल की तरफ मुड़ जाएगी ऐसे, ये नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल थोड़ा ऐसे अच्छे से बना लो बिल्कुल खड़ा, ठीक है। तो ये बेंड की तरफ हो जाएगी। अब देखो इस सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाते हैं, म्यू ए इंटू साइन 60 बराबर म्यू प्रिज्म इंटू ये एंगल आर मान लिया, साइन R1, ठीक है। तो म्यू ए साइन 60 की वैल्यू बच्चों √3/2, प्रिज्म कितना √3 इंटू साइन R1 इंटू साइन R1, तो साइन √3 से √3 कैंसिल, म्यू ए 1, तो साइन R1 कितना आया बच्चों, R1 1/2, तो R1 कितना आया बच्चों 30 डिग्री, R1 कितना आया बच्चों 30 डिग्री। तो ये एंगल कितना बच्चों 30 डिग्री का, ये एंगल कितना आपका 30 डिग्री, R1 कितना आ गया आपका 30 डिग्री, ठीक है। तो अब एंगल ऑफ प्रिज्म ए कितना बना बच्चों, R1 + R2, ए कितना बच्चों 120 डिग्री, ए कितना है 120 डिग्री, R1 कितना है 30, तो R2 कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री, मतलब R2 कितना आ गया 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब ये रे यहाँ से सीधी ऐसे जा रही है, तो ये एंगल 90 डिग्री, इस सरफेस के साथ ये एंगल पूरा नॉर्मल के साथ 90, ये एंगल 30, ये देखो ये रुको ये नॉर्मल के साथ ये एंगल 90 डिग्री। R2 यही तो था ना हमारा, अरे R2 यही तो था ना हमारा, पूरा नॉर्मल के साथ एंगल 90 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना बन गया बच्चों 90 डिग्री। ये पूरा एंगल जब आपके पास 90 डिग्री है, इस बात का मतलब क्या है, देखो एक छोटी सी बात देखो, R1 कितना है बच्चों 30 डिग्री, R1 कितना आपका 30 डिग्री, एक बार ध्यान दो छोटी सी बात, R1 30, तो ये कितना बना 60, छोटी सी बात ध्यान दो, R1 30, ये सब भूल जाओ, इसको भूलो थोड़ी देर के लिए, R1 कितना है 30, तो ये नॉर्मल के साथ 90 डिग्री बनाएगा, तो ये एंगल कितना बना 60, तो इसका मतलब ये एंगल 0 डिग्री का बना, ये एंगल कितना बना 0 डिग्री का। लेकिन ये तो प्रिज्म है तो कुछ तो एंगल है, 0 डिग्री एंगल का मतलब क्या हुआ कि ये लाइट रे यहीं पे है, तो ये तो कुछ ऐसी सिचुएशन होगी कि ये साइड यहीं आ गई, तो प्रिज्म रही नहीं वहां पे, तो 0 डिग्री, तो इसका मतलब जरूरी नहीं बच्चों रे ऑफ लाइट ऐसे ही आए, जरूरी नहीं है बच्चों कि रे ऑफ लाइट आपकी ऐसे आए, ये ध्यान रखना। ये बात सही है कि एंगल ऑफ इंसिडेंट कितना होगा आपका 90 डिग्री होगा, ठीक है। तो ये रे ऑफ लाइट बच्चों यहां से आपके पास कुछ ऐसे आएगी, ये नॉर्मल, और ये ऐसे बैंड होके ऐसे आएगी, तो ये R1 है 30 डिग्री का, ऐसे जाएगी तो 0 वाली सिचुएशन बन रही जो कि पॉसिबल ही नहीं है बच्चों। तो ये रे ऑफ लाइट बच्चों यहां से आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगी, ये एंगल बच्चों 30 डिग्री, तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल के साथ ये एंगल 90 डिग्री, तो ये नॉर्मल बच्चों, ठीक है। ये क्या आपका 90, तो ये क्या आपका नॉर्मल, तो ये एंगल कितना बचा 90, 120 और 30 150, तो ये कितना बचा 30, 180 डिग्री बन गया। तो नॉर्मल के साथ ये एंगल कितना बना 60 डिग्री, ये एंगल कितना बना बच्चों 60 डिग्री। अब क्रिटिकल एंगल की बात कर लेते हैं, साइन सी क्या होता है बच्चों 1/μ, क्रिटिकल एंगल साइन सी क्या होता है 1/μ, तो साइन सी इज इक्वल टू 1/√3, और साइन 60 जो कि इंसिडेंट एंगल है मेरा यहाँ पे, जो कि क्या है यहाँ पे इंसिडेंट एंगल है, साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, तो ये इंसिडेंट एंगल इस 1/√3 से तो ज्यादा है,
√3/2 की वैल्यू, देखो डायरेक्ट इंसिडेंट एंगल मुझे नहीं पता कितना क्रिटिकल एंगल, यहाँ पे डायरेक्ट नहीं पता लग रहा है, लेकिन देखो मुझे थोड़ा अंदाजे से पता लग रहा है यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की फॉर्मूले से, कि मुझे ये पता है कि √3/2 की वैल्यू 1/√3 से ज्यादा है ना, √3/2 की वैल्यू 1/√3 से ज्यादा है, तो मैं क्या कहूंगी यहाँ पे एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होगा ना क्रिटिकल एंगल से। इसका क्रिटिकल एंगल नहीं दे रखा, क्रिटिकल एंगल उसने नहीं दे रखा बच्चों, लेकिन मुझे ये पता है कि साइन सी क्या होता है 1/μ क्रिटिकल एंगल का फॉर्मूला, म्यू इसने 1/√3 दे रखा, 1/√3 की वैल्यू मुझे नहीं पता नॉलेज से, अब मुझे टेबल देखनी पड़ेगी, मुझे कई चीज करनी पड़ेगी हालांकि, ठीक है, लेकिन मुझे इतना समझ आ गया इस नॉलेज से कि मुझे पता है कि साइन 60 की वैल्यू √3/2, इंसिडेंट एंगल मेरा इस सरफेस पे क्या है 60 डिग्री, इंसिडेंट एंगल मेरा बच्चों इस सरफेस पे कितना है 60 डिग्री है, तो मैं यहाँ से ये कह सकती हूँ कि इंसिडेंट एंगल जो है बच्चों क्रिटिकल एंगल से क्या है ज्यादा, ये 60 डिग्री क्रिटिकल एंगल से क्या है ज्यादा, क्योंकि साइन 60 की वैल्यू 1/√3 से क्या है ज्यादा, √3/2 की वैल्यू जो है आपके पास ज्यादा है 1/√3 से, तो मेरे पास क्या हुआ कि इंसिडेंट एंगल जो कि 60 डिग्री है वो साइन सी से ज्यादा है, ज्यादा है तो क्या होगा बच्चों यहाँ पे TIR होगा, ज्यादा है, इस बात का मतलब क्या है बच्चों यहाँ पे क्या होगा TIR, ये सरफेस इस सरफेस पे रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे जाएगी, यहाँ पे क्या होगा बच्चों TIR होगा, ठीक है, तो ये एंगल 60 तो ये एंगल भी 60, तो ये एंगल बच्चों 30 डिग्री, वही नॉर्मली सरफेस से 90 डिग्री का बनाएगा, तो ये 60 तो ये 30 डिग्री का एंगल, ये एंगल कितने डिग्री का बना बच्चों 30 डिग्री का एंगल, ठीक है, यहाँ से फिर नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आप लोग, यहाँ से फिर से क्या होगा नॉर्मल ड्रॉ करेंगे आप लोग, ठीक है, नॉर्मल से निकालो, ये एंगल दे रखा उसने ऑलरेडी 30 डिग्री, ये एंगल ऑलरेडी उसने कितना दे रखा है आपको 30 डिग्री का एंगल ही उसने ऑलरेडी आपको दे रखा है आपके पास, ठीक है, तो देखो ये एंगल बना आपके पास 30 डिग्री का एंगल है, तो मेरे पास ये जो एंगल बनेगा नॉर्मल के साथ, नॉर्मल ये जो कि इसके ऊपर है सरफेस पे परपेंडिकुलर कुछ इस तरीके से, नॉर्मल का एंगल देखो बच्चों, तो ये एंगल है बच्चों, देखो ये पूरा एंगल कितना है यहाँ से 120, तो ये एंगल भी पूरा 120 होगा, ये एंगल भी पूरा कितना बनेगा 120 डिग्री, ये पूरा एंगल कितना बनेगा बच्चों यहाँ से 120 डिग्री का एंगल बनेगा यहाँ से आपके पास, ठीक है, तो मेरे पास ये जो एंगल बनेगा ये वाला, इसका मुझे नहीं पता, बस मुझे ये पता है ये रे इधर रिफ्रैक्ट हो गई, तो ये मैं कैसे निकालूं बच्चों यहाँ से इस एंगल की वैल्यू, मुझे इस एंगल की वैल्यू चाहिए, तो मुझे ये भी नहीं पता कि ये कितना बनेगा, चलो छोड़ो अभी इतना नॉलेज नहीं है, नहीं पता अभी, सिर्फ इतना पता लगा कि TIR होगा, इतनी बात समझ आ गई कि इस सरफेस पे TIR होगा तो ऐसे हो जाएगा, आई गॉट इट पॉइंट, मुझे सिर्फ इतना ही पॉइंट क्या आया बच्चों समझ आया, ठीक है, अब मैं इस सरफेस पे, ये सेकंड सरफेस है, यहाँ पे TIR लगाती हूँ, इस सेकंड सरफेस पे क्या लगाऊंगी बच्चों मैं स्नेल्स लॉ, यहाँ लगाती हूँ, पहले देखो यहाँ समझाती हूँ, यहाँ पे क्या लगाऊंगी स्नेल्स लॉ, यहाँ पे एक बात समझो छोटी सी, अगर मैं यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाती हूँ, मान लो तुम्हें ये बात नहीं समझ आ रही, तुम्हें ये बात समझ नहीं आ रही, मैंने तो अपनी नॉलेज से कर दी, फिर भी तुम्हें नहीं समझ आ रही, कोई बात नहीं, मैं इस सरफेस पे क्या लगाती हूँ TIR लगाती हूँ, मैंने मान लिया यहाँ से रिफ्रैक्शन होगा, मैंने मान लिया कि यहाँ पे TIR नहीं हो रहा, मुझे नहीं पता, मुझे लगा कि यहाँ रिफ्रैक्शन होगा, तो मैंने ये कह दिया अवे फ्रॉम द रिफ्रैक्शन ये एंगल ऑफ इमर्जेंस, तो लगाओ स्नेल्स लॉ, तो क्या बनेगा साइन 60 इंटू म्यू पी बराबर क्या बनेगा साइन E इंटू म्यू ए, साइन 60 की वैल्यू √3/2, म्यू पी की वैल्यू √3 साइन E, तो साइन E की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों 3/2, 3/2 मतलब 1.5, देखो एक बात समझो बच्चों, यहाँ से साइन E की वैल्यू कितनी आई 1.5, साइन E की वैल्यू 1.5 क्या बता रही है कि साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा होगी, और साइन की रेंज तो +1 से -1 के बीच में होती है ना, साइन की रेंज तो +1 से -1 के बीच में होती है, थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा, अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखो साइन E की वैल्यू 1.5, साइन E की वैल्यू 1.5 का मतलब साइन थीटा की वैल्यू 1 से ज्यादा, और साइन थीटा की वैल्यू तो 1 से ज्यादा कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइन की रेंज कहां से कहां होती है +1 से -1, ठीक है, तो मतलब बच्चों यहाँ रिफ्रैक्शन नहीं होगा, रिफ्रैक्शन
नहीं होगा। अब मैंने अपनी नॉलेज से ये बात तुम्हें समझाई कि क्या होगा, टी आई आर। टी आई आर होगा तो मैंने ये बात समझी बच्चों कि ये रे ऐसे जाएगी, यहाँ पे क्या होगा बच्चों, टी आई आर। तो ये एंगल 60 है, तो ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, 60 डिग्री का। ये एंगल भी कितना हो जाएगा बच्चों, यहाँ से 60 डिग्री का एंगल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या होगा बच्चों, टी आई आर। ये रे कुछ ऐसे जाएगी सरफेस पे और यहाँ पे ये क्या होगा, टी आई आर। ये बताओ, इतनी बात समझ आई सभी को बच्चों? इतने में कोई डाउट है तो बताइए, इतने पांच में कोई डाउट है तो बताइए। सबसे पहले मैंने यहाँ पे टी आई आर लगाया, मैंने R1 निकाला। R1 कितना है, 30 डिग्री। R1 कितना है, 30 डिग्री। मैंने यहाँ पे रिफ्रैक्ट करके दिखाई रे, तो यहाँ जब रे रिफ्रैक्ट हो रही है तो मतलब यहाँ पे ये एंगल जीरो तो बन ही नहीं सकता ये एंगल। तो मैंने क्या बताया, तो बच्चों जरूरी नहीं ये रे ऐसे जाएगी, तुम ये रे ऐसे भी जा सकती है, ये रे ऑफ लाइट ऐसे भी जा सकती है। फिर मैंने इधर लगाया सरफेस कि रे ऑफ लाइट ऐसे आई। फिर मैंने इस सरफेस में देखा कि रिफ्रैक्शन तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि साइन ई की वैल्यू 1.5 आ रही है, मतलब साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा पॉसिबल बच्चों नहीं है। साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा पॉसिबल नहीं है। फिर मैंने यहाँ से देखा कि क्रिटिकल एंगल ये फॉर्मूला होता है, तो मैंने देखा कि आई ग्रेटर देन सी से, आई ग्रेटर देन सी से, तो मतलब बच्चों वहां पे क्या होगा, टी आई आर। तो इस सरफेस पे भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे टी आई आर होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। इस सरफेस पे भी क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये टी आई आर होगा। इतनी बात नोट करिए बच्चों, कोई डाउट है तो बताइए, इतने में, इतनी सी किसी बात में डाउट है तो बताइए। जल्दी नोट कर लीजिए। आगे देखो, तुम आगे देखो एक बार, हटा दो ये सब में। अब लगाइए बच्चों आप लोग इस सेकंड थर्ड सरफेस, इसको थर्ड सरफेस कह दो। ये सेकंड सरफेस था, इसको थर्ड सरफेस कह दो, ठीक है। तो ये एंगल कितना था बच्चों आपके पास, 60। तो ये एंगल कितना आया, 30 डिग्री, ठीक है। और ट्राइंगल के तीनों, ये नॉर्मल है, ये क्या है बच्चों, नॉर्मल, ठीक है। ये क्या नॉर्मल के साथ ये सरफेस कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। नॉर्मल के साथ ये सरफेस कितने डिग्री का एंगल बनाएगा, 90 डिग्री का। तो ये एंगल कितना बचा बच्चों, 30 डिग्री का, ठीक है। तो अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस सरफेस के लिए अब क्या लगाएंगे, स्नेल्स लॉ फॉर थर्ड सरफेस। ये थर्ड सरफेस है, अब इस थर्ड सरफेस पे स्नेल्स लॉ लगाओ, म्यू पी इंटू साइन ऑफ 30, म्यू पी इंटू साइन ऑफ 30 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे बच्चों ये रे ऐसे जा रही है, देखो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से कम है तो ये रिफ्रैक्शन होगा। तो ये क्रिटिकल एंगल कितना आया था, लगभग 60 डिग्री, 60 डिग्री आ रहा था ना, अभी तो बताया था। तो ये क्या इससे कम है तो रिफ्रैक्शन होगा। मुझे नहीं पता ये कितना आएगा, अभी सिर्फ इतना पता है कि ये ई आएगा। तो म्यू पी इंटू साइन 30 इज इक्वल्स टू म्यू ए इंटू साइन ई। तो म्यू पी की वैल्यू √3, साइन 30 की वैल्यू 1/2, म्यू ए की वैल्यू 1, साइन ई। साइन ई कितना आया बच्चों, √3/2। इसका मतलब ई की वैल्यू कितनी होगी, 60 डिग्री। ई की वैल्यू बच्चों कितनी होगी, 60 डिग्री हो जाएगी। एंगल ऑफ इमर्जेंस कितना होगा, 60 डिग्री हो जाएगा यहाँ से आपके पास, ठीक है बच्चों। समझ आया कुछ, बोलिए क्लियर हुआ इतना? फिर से बताओ, एक बार पूरा क्वेश्चन रिपीट करूं, मेरी ज्यादा समझ आना चाहिए। देखो एक बार सिंपल सा क्वेश्चन था, एक बार ये नोट कर लो, फिर मैं एक बार फास्ट रिपीट कर देती हूँ। जल्दी से नोट कर लो एक बार, इसको जल्दी नोट कर लो बच्चों। तो क्वेश्चन थोड़ा अच्छा था, माइंड यूज हो रहा था, बार बार कंसेप्ट लगाना पड़ रहा था बार बार, ठीक है। मैं फिर से बता रही हूँ बच्चों, देखो फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ। आपके पास ये एक ट्राइंगल दे रखी थी, ठीक है। इसमें ये नॉलेज आपको गिवन है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना, √3। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना है बच्चों, √3। ये एंगल है बच्चों 120 डिग्री का, ये एंगल है बच्चों 30 डिग्री का, और ये एंगल भी है बच्चों 30 डिग्री का, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट किसी एंगल पे इंसिडेंट हुई, तो ये एंगल है बच्चों 60 डिग्री का। यहाँ आपने लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन लगाया, यहाँ पे हमने स्नेल्स लॉ लगाया, तो मेरे पास साइन R1 की वैल्यू कितनी आई, 30 डिग्री। मतलब मेरे पास 1/2 आई, मतलब R1 कितना आ गया, 30 डिग्री। मतलब ये नॉर्मल रे ऑफ लाइट ऐसे बेंड होगी, ठीक है। तो ये एंगल 30 डिग्री आया, तो मैंने मान लिया कि ये रे ऑफ लाइट ऐसे जा रही है, मुझे नहीं पता ऐसे आएगी, पर मैंने ये माना ऐसे जाए। तो ये एंगल बच्चों 30, तो ये एंगल नॉर्मल के साथ, सरफेस नॉर्मल के साथ कितने डिग्री एंगल बनाएगा, 60 का।
तो ये 60। तो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री। तो देखो 120 और 60 180 तो यही हो गए, 120 और 60 180 तो यही होगी, मतलब ये एंगल तो जीरो बना। तो बच्चों ये जरूरी नहीं है कि ये तो पॉसिबल नहीं है ना जीरो हो जाए, प्रिज्म है तो एंगल तो कुछ होगा। तो इसका मतलब बच्चों ये रे ऑफ लाइट ऐसे नहीं जा रही, ये रे ऑफ लाइट ऐसे नहीं जा रही। ये रे ऑफ लाइट कैसे जा रही होगी? हो सकता है बच्चों ये नॉर्मल है, ये रे ऑफ लाइट कुछ ऐसे जा रही, ये रे ऑफ लाइट ऐसे यहाँ जा रही, तो ये आपके पास ये नॉर्मल सही से बना लो बच्चों, ये नॉर्मल, ठीक है। तो ये एंगल कितना बना बच्चों? यहाँ से 630 डिग्री का, ये एंगल कितना 30 डिग्री। नॉर्मल और सरफेस के बीच में एंगल 90 डिग्री का। तो देखो 30 और 30 60 और 90 150, तो ये कितना बचा? 30, क्योंकि ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 30 डिग्री। तो ये नॉर्मल बच्चों, ये क्या है बच्चों? नॉर्मल। तो देखो ये नॉर्मल के साथ 90, तो ये कितना बचा? 60, ठीक है। और अब आपके पास मान लिया मैंने यहाँ रिफ्रैक्शन हो रहा है, मान लिया यहाँ पे क्या हो रहा है? रिफ्रैक्शन। तो मैंने रिफ्रैक्शन निकाला, ये ई एंगल निकाला, तो मैंने देखा कि साइन ई की वैल्यू कितनी आ रही है? 1.5। जब स्नेयर्स लॉ लगाए इस सरफेस पे कितनी आ रही है? 3/2 मतलब 1.5, मतलब साइन की वैल्यू 1 से ज्यादा तो कभी हो ही नहीं सकती, क्योंकि साइन की रेंज तो +1 से -1 के बीच में होती है, तो इसकी वैल्यू 1.5 से ज्यादा नहीं हो सकती, मतलब यहाँ पे रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा, रिफ्रैक्शन नहीं हो रहा। फिर मैंने देखा कि साइन सी क्या होता है? 1/μ, जो की वैल्यू कितनी है? √3। फिर मैंने देखा कि यहाँ इंसिडेंट एंगल कितना है? 60 डिग्री, जो कि √3/2। तो यहाँ से मैंने एक नॉलेज पाई कि साइन 60 ग्रेटर देन है साइन सी से, या मैं कहूँ कि √3/2 ग्रेटर देन है 1/√3 से, मतलब एंगल ऑफ इंसिडेंस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है। हालांकि डायरेक्ट क्रिटिकल एंगल नहीं पता था यहाँ पे हमें, लेकिन मुझे ये पता लग गया कि ये एंगल ऑफ इंसिडेंस जो है क्रिटिकल एंगल से ज्यादा है, तो मतलब TIR होगा। इस सरफेस पे क्या होगा बच्चों? TIR। ये बच्चों नॉर्मल, नॉर्मल के सरफेस के बीच में एंगल 90, तो ये कितना बचा? 30, तो ये पूरा 120 डिग्री का, तो ये भी कितना बचा? 30 डिग्री का। फिर यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाया, स्नेल्स लॉ लगाया तो ये कितना बना? μp इंटू साइन 30 बराबर μa इंटू साइन ई, ये मान लिया यहाँ से ई एंगल, ठीक है। तो μp की वैल्यू √3, ये 1/2, म्यू की वैल्यू 1, साइन ई, तो साइन ई कितना आ गया बच्चों? √3/2, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों? यहाँ से 60 डिग्री। एंगल ऑफ इमरजेंस कितना आया बच्चों? 60 डिग्री। कितना आ गया? 60 डिग्री। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? और पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट, पाथ ऑफ द रे ऑफ लाइट कंप्लीट करना था, वो भी कर दिया हमने कंप्लीट। बोलो समझ आया? ठीक है, नोट करिए जल्दी से। डेविएशन निकालो तो I + E - का E। आपको इंसिडेंस एंगल भी पता है, आपको इमरजेंस एंगल भी पता है, आपको एंगल ऑफ प्रिज्म भी पता है। एंगल ऑफ इंसिडेंस 60, ये भी 60, तो एंगल ऑफ ए कितना? 120, तो कोई डेविएशन नहीं होगा, इस ट्रायंगल में डेविएशन नहीं हुआ आपके पास। रे ऑफ लाइट जैसे एंटर कर रही है वैसे ही बाहर निकल रही है आपकी, ठीक है। नोट करिए बच्चों जल्दी से। प्रिज्म के अंदर क्या हुआ? आई डोंट नो। प्रिज्म के बाहर रे जैसे आ रही है वैसे ही निकल रही है, इसका मतलब कोई भी डेविएशन वहां पे बच्चों नहीं हुआ। देयर इज नो डेविएशन एट दिस पॉइंट। क्लियर बच्चों इतना? एक छोटा सा क्वेश्चन और कर लो, लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी अभी प्रिज्म का काफी पार्ट रह गया, वो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करेंगे, ठीक है बच्चों। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लो आज के लिए, लास्ट। ये नोट हो गया बच्चों? देखिए क्वेश्चन, देखिए बच्चों, ये आपके पास एक प्रिज्म दे रखी है बच्चों, ये एंगल दे रखा है आपको 75 डिग्री का, ये एंगल दे रखा है 75, ये एंगल दे रखा है 30 डिग्री, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट ऐसे इंसिडेंट हो रही है, ये एंगल है बच्चों 45 डिग्री का, ये एंगल कितना है? 45 डिग्री का एंगल दे रखा है आपको, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे रखा है आपको √2, एंगल ऑफ इमरजेंस पूछ रहा है और एंगल ऑफ डेविएशन पूछ रहा है, ठीक है। करने का तरीका वही है बच्चों, इस सरफेस पे क्या लगाओ? स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये रे ऑफ लाइट, ये नॉर्मल है, ये रे ऑफ लाइट इसकी तरफ टर्न होके ऐसे जाएगी, मान लिया, मेरे को नहीं पता ऐसे जाएगी या नहीं, पर मान लिया, ठीक है। ये R1 और ये यहाँ पे क्या होगा बच्चों? R2, ठीक है। R1 निकालते हैं, ये फर्स्ट सरफेस,
क्या बना बच्चों, म्यू ए की वैल्यू 1, साइन 45 1/√2, म्यू पी की वैल्यू भी कितनी है बच्चों, √2, साइन R1, तो साइन R1 कितना हो गया बच्चों, 1/√2 इंटू 1/√2, कितना आ गया 1/2, तो साइन R1 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 1/2, तो R1 कितना आ गया बच्चों, 30 डिग्री। R1 कितना आ गया बच्चों यहाँ से आपका 30 डिग्री, मतलब कि यहाँ से फर्स्ट सरफेस पे जो रिफ्रैक्टेड एंगल है वो कितना आया बच्चों, 30 डिग्री। मार्कर को भूख लगाई, थोड़ी देर रुको, ठीक है। तो ये एंगल आया बच्चों आपके पास 30 डिग्री का। अब देखिए बच्चों यहाँ से, अब हमारे पास ये एंगल है बच्चों 30 डिग्री का, ठीक है। तो ये एंगल कितना बना बच्चों, 60 डिग्री का। ये एंगल कितना बना बच्चों, 60 डिग्री का। तो ये एंगल कितना बनेगा, बचेगा 45 डिग्री। ऐड करो तीनों का सम 180 डिग्री आएगा। ये एंगल कितना बचेगा आपका, 45 डिग्री। तो आपके पास अब आपको यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाना है। यहाँ पे क्या लगाना है आपको, इस सरफेस के ऊपर स्नेल्स लॉ लगाना है, ठीक है। तो जब आप यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो यहाँ पे कैसे निकालेंगे, अब आपको R2 चाहिए, a प्लस a की वैल्यू क्या है बच्चों, R1 प्लस R2, तो a कितना है बच्चों, 75 डिग्री। देखो निकल भी जाएगा आपका। R1 कितना आया, 30 डिग्री प्लस R2, तो R2 कितना आ गया, 75 माइनस 30, 45 डिग्री। तो R2 की वैल्यू कितनी आई बच्चों, 45। तो देखो वैसे मुझे पता लग गया कि ये 45 है, क्योंकि देखो नॉर्मल के साथ पूरा एंगल 90 डिग्री, तो ये 45, तो ये भी कितना बचा, 45 डिग्री। ये भी कितना बचेगा बच्चों, 45 डिग्री। अब यहाँ पे स्नेल्स लॉ लगाओ, स्नेल्स लॉ एट सेकंड सरफेस, सेकंड सरफेस में स्नेल्स लॉ लगाओ बच्चों। क्या बनेगा, म्यू पी इंटू साइन 45 डिग्री इंटू म्यू ए इंटू, मान लो रे ऐसे रिफ्रैक्ट हो रही है, आई डोंट नो, मुझे लगा कि रे ऐसे रिफ्रैक्ट हो रही है, नहीं पता अभी से, तो क्या आएगा, म्यू ए इंटू साइन ई। म्यू ए की वैल्यू बच्चों 1, म्यू पी कितना दे रखा है, √2, ये 1/√2, तो म्यू ए कितना आया बच्चों, साइन ई की वैल्यू बच्चों कितनी आ गई, 1। और साइन 1 कब होता है, जब इंसिडेंट एंगल कितना होता है, ये 90 डिग्री। मतलब लाइट रे ऐसे नहीं जाएगी, लाइट रे आपकी ऐसे हो जाएगी सरफेस के साथ, ग्रेजिंग इमरजेंस होगा। ये एंगल कितना बनेगा बच्चों, 90 डिग्री। लाइट रे सरफेस के साथ ऐसे जाएगी, तभी तो ये एंगल, यही तो सिचुएशन होती थी ग्रेजिंग इमरजेंस की सरफेस के साथ, तभी तो ये एंगल कितना हो जाता है, रिफ्रैक्टेड एंगल 90 डिग्री। तो आपके पास रिफ्रैक्टेड एंगल मैंने ई माना था, तो ई की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, यहाँ से 90 डिग्री। ई की वैल्यू कितनी आई बच्चों, यहाँ से 90 डिग्री। तो ये 90 डिग्री का मतलब रे ऑफ लाइट ऐसे क्या हो जाएगी, ग्रेजिंग इमरजेंस। इस केस में क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये ग्रेजिंग इमरजेंस। समझ आया। तो ये आया एंगल ऑफ इमरजेंस। एंगल ऑफ डेविएशन निकाल लोगे बच्चों। डेविएशन का फॉर्मूला आई प्लस ई माइनस का ए। आई कितना है 45, ई कितना है 90, ए कितना है 75। सोल्व कर लोगे बच्चों। अरे सोल्व कर लोगे, इस सारे को बढ़ा लोगे तो ये आएगा 60 डिग्री कुछ करके वैल्यू आ जाए। तो एंगल ऑफ डेविएशन कितना आ जाएगा बच्चों, 60 डिग्री का। बताइए बच्चों ये क्वेश्चन समझ आए। ओके बच्चों समझ आ गया। आज के लिए इतना ही। इसकी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कंडीशन फॉर नो इमरजेंस, मैक्सिमम डेविएशन, मिनिमम डेविएशन की कंडीशन अब नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में बच्चों बात करेंगे। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट आने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, ध्यान से पढ़ना। ठीक है बच्चों, रिवीजन जरूर करना है अपनी बुक से, नोटबुक से। जब तक रिवीजन नहीं करोगे चीजें बच्चों याद नहीं रहेंगी। ठीक है बच्चों, बेस्ट ऑफ लक। आज के लिए इतना ही।